नेट का लोड ऑन है जी। मेरा आप एयरटेल करो। आपको कौन सा था रेडमी का? रेडमी का भी एयरटेल था। आज नेट पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा था। क्लोज करो। ये तो हम लोग सोचे नहीं थे। एयरटेल का वो होता वाईफाई या मेरा मैं अपना हो गया। इसमें प्रश्न नंबर 10, सभी को एक मंच पर लेकर के आओ। बहुत से लोगों का कहना है कि तमाम लोग इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना सारे साथी एक मंच पे आए। इस प्रश्न को हम आपके बीच में रवि रख रहे हैं। समय के अकॉर्डिंग ही हम उसको देखेंगे कि हम कौन कौन से प्रश्न को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और साथियों एक बहुत बड़ा, ये पीछे पीछे रहिए, बाहर उस पर पीछे तक पीछे, हाँ और पीछे 11। हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न ये आया है लोग साथ। चलो आवाज भी नहीं आ रही, पता नहीं कैसे नहीं आ रही। इसकी वजह से तो इसको पकड़ लो हाथ, ठीक था। इसमें आ रही। हाँ हाँ ठीक ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। चलो ठीक है। हाँ सर एक बार और थोड़ा मौका दें आप लोग। तो एक ये प्रश्न आया है लोगों की तरफ से कि बहुजन की जगह सर्वजन करने का कारण बताओ। ये प्रश्न नंबर 11 है। तो आगे 12 नंबर, क्या ब्राह्मण विदेशी है? इस बात को लेकर के समाज के बीच में बहुत से सवाल हैं, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे समय मिलने पर। आप लोग बेफिक्र रहें। लोगों ने कहा कि कुछ आप लोग क्षत्रिय पर भी बताइए। आगे लोगों ने बताया कि पिछड़े वर्ग पे आप लोग कुछ अपनी बात बताइए। और समाज की आर्थिक मजबूती कैसे हो, ये भी हमारे एक साथी ने सवाल पूछा, इसको भी हम आपके बीच में रखेंगे। ये हमारे समझाने के डायग्राम है। आरक्षण के बारे में अपनी बात रखेंगे हम लोग, निजीकरण के ऊपर अपनी बात रखेंगे समय मिलने पर। क्या भारतीय संविधान विदेशी संविधानों की नकल है, इस बिंदु पर हम लोग अपनी बात रखेंगे। तो इस प्रकार के हम बहुत से सवाल आपके बीच में लेकर आए हैं, लेकिन आप लोग परेशान ना हो। हम लोग उचित समय के को लेकर के ही चलेंगे, जितना उचित समय होगा। तो सम्मानित साथियों, ये बात हमने आपके बीच में अपने प्रश्न रखे, इसका उत्तर मैंने आप लोगों को दे दिया है कि लाइव कैडर पे हमारे आने की वजह यह है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते हुए आगे अगर कहीं पर 1.5-2 महीने बाद अगर कोई रिलीफ मिलती भी है, तो फिर भी ये उम्मीद लग रहा है कि जैसे कि दिसंबर तक कम से कम मीटिंग नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम लोगों ने ये काम जो है शुरू किया है। तो साथियों आगे आप लोग जो है आगे हम अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैडर कहते किसे हैं। इसको आप लोग एक मिनट के लिए जरा, कैडर कहते किसे हैं। साथियों कैडर जो है इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब ट्रेनिंग है। कैडर को आप समझने के लिए इस प्रकार से समझिए, बहुत आसान तरीका है। कैडर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आप एग्जाम्पल से आप लोग समझें। जैसे कोई साथी हमारा पायलट के लिए एग्जाम दे रहा है, कोई साथी हमारा पायलट के लिए एग्जाम दे रहा है। आप लोग ध्यान से सुने, कैडर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं आपके बीच में बता रहा हूं, जो माननीय श्री राम जी ने जिसका बहुत अच्छी तरीके से इस देश के हित में प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए कोई हमारा साथी है जिसने पायलट के लिए एग्जाम दिया, वो किसी वजह से 1-2 नंबर से रह गया और लोग पास हो गए। कोई एक साथी 1-2 नंबर से मान लीजिए रह गया, तो जो साथी 1-2 नंबर से रह गया उसको एरोप्लेन हवाई जहाज चलाने की अगर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो बच्चा हमारा एग्जाम में 1-2 नंबर से फेल हो गया है, लेकिन अगर उसको हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी अगर उस साथी को, तो साथियों वो भी हवाई जहाज उड़ाना सीख सकता है। तो ये ट्रेनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम तो है ही है अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए कैडर का मतलब होता है ट्रेनिंग। इसलिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने
ये देखा कि भारत देश के अंदर 90% समाज ऐसा है जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो अगर इसको ट्रेंड कर दिया जाए, इसको कैडराइज कर दिया जाए, तो ये समाज जो है ट्रेनिंग लेने के बाद छोटी मोटी अगर किसी वजह से, इस व्यवस्था की वजह से अगर वो पिछड़ भी गया है, थोड़ा सा फेल हुआ है 1-2 नंबर से, तो उसको ट्रेनिंग दे करके हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैडर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो साथियों, इसीलिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपके लिए कैडर कैंप चलाया था। साथियों, प्रश्न नंबर 2 कि आपको मिशन काशीराम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, ये बहुत अच्छा एक सवाल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं सम्मानित साथियों, कि मैं आपको ये बता दूं कि जब मान्यवर ये हमने क्यों बनाया, ये हमने इसलिए बनाया कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब अपना काम शुरू किया था तो समाज में लोग ये कहते थे कि काश आज के समय में बाबा साहब होते तो ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा सब कुछ हो जाता। तो मान्यवर साहब काशीराम जी जब घूमते थे तो घूमने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया और समाज के बीच में अपनी बात रखी कि साथियों, मैं आपको मान्यवर साहब, बाबा साहब को तो वापस ला करके नहीं दे सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा मैं जरूर आपके लिए ला करके दे सकता हूं, जिसके दम पर हम बाबा साहब का सपना पूरा। इस प्रकार से आज की स्थिति में समाज यही बात कहता है कि काश आज मान्यवर साहब काशीराम जी होते, काश अगर आज साहब काशीराम होते तो ये हो जाता, वो हो जाता। तो हमने साथियों ये मन बनाया कि जैसे बाबा साहब, जैसे मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब को समाज के बीच में रख करके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, विभिन्न स्टेटों में MP MLA बनाए, काफी अच्छी पोजीशन उन्हें प्राप्त करी। तो साथियों, हमने ये सोचा कि हम भी आज की जो आवश्यकता है, जो समाज बोल रहा है कि आज मान्यवर साहब काशीराम होते, साथियों ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी मान सकते हैं, लेकुना भी मान सकते हैं कि हम अपने महापुरुष को हम ज्यादातर तभी सम्मान दे पाते हैं जब वो हमारे बीच से चले जाते हैं। आज हम लोग मान्यवर साहब काशीराम जी को हमने मन बनाया कि मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को, जो जिसमें सारे महापुरुष इंक्लूड हैं, उसको हम लोग समाज के बीच में पहुंचाएंगे। और साथियों, जो मान्य बहन जी जिस काम को, मान्यवर साहब काशीराम जी के काम को जो लेकर के चल रही है, हम उसी के लिए काम करेंगे। साथियों, ये हमने जो हमारे साथी ने जो हमसे प्रश्न पूछा था कि आपने मिशन काशीराम क्यों बनाया, आप लोग जो है किसी और के साथ भी आप लोग जैसे काम, किसी और संगठन में भी काम कर सकते थे। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई संगठन है आज की डेट में पूरे देश के अंदर जिसके मंच पे जाकर के आप मान्य बहन जी खुले तरीके से समर्थन कर सकें? ऐसे नेशनल लेवल का शायद ऐसा कोई, मेरी नजर में कोई ऐसा संगठन नहीं है। पहली बात तो मिशन काशीराम कोई संगठन नहीं है, यह एक मुहिम है जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। और किसी मंच पे हम लोगों ने मन बनाया कि और किसी मंच पे जाकर के हम बहन जी का समर्थन नहीं कर सकते थे। अगर उस मंच पे जाकर के बहन जी के पक्ष में हम लोग बोलते तो वे लोग अपने मन से हमें उतार देते, ऐसा हमको आभास हुआ। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया कि नहीं, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे जो मान्यवर साहब काशीराम जी की जो आवश्यकता है इस देश को, उसके लिए हम लोग उसके नाम पर एक मुहिम चलाएंगे। इसलिए हमको मिशन काशीराम ये मुहिम चलाने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हम किसी और संगठन में नहीं गए, क्योंकि वहां पे जाकर के हम लोग मान्य बहन जी के पक्ष में अपनी बात नहीं रख सकते थे, ऐसा हमको आभास हुआ। तो साथियों, प्रश्न नंबर 2 मैंने आपके बीच में यहाँ पे कंक्लूड किया है। साथियों, नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक सवाल किसी हमारे साथी ने पूछा है, नाम तो हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे, कि हम कैसे माने कि भाई जयप्रकाश आप जो है चंद्रशेखर की तरह से आप नहीं धोखा देंगे समाज को। साथियों, ये बात जायज है, ये बात जायज है। एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्रों में कि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक मार करके पीता है, वो सोचता है कि कहीं ये भी दूध ना हो। तो ये जो बात जायज है, तमाम बहुत से लोग आए हैं, उन्होंने बहुजन मूवमेंट का सहारा लिया और महापुरुषों का सहारा लिया, लेकिन अपनी रोटी सेक करके चले गए।
अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को जानकारी है, जिन्होंने अभी एक ये नई पार्टी बनाई है जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। तो साथियों इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नंबर 1 वक्त का इंतजार हम लोगों को करना है। नंबर 2 जो बिकने का जो समय था, जो हमारे बिकने का जो समय था, जयप्रकाश के बिकने का जो समय था वो तो निकल गया। 2022 जो अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में आएगा ये पीक समय होगा, तब तक आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तो जो बिकने का समय था वो तो निकल गया, ना तो वह MP MLA बनने के कोई चांस है अभी जो चुनाव पहले गए हैं। तो साथियों उसको हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि हम लोग MP MLA बनेंगे या कोई बहुत बड़े वो बनेंगे। हमने इसलिए अपना घर छोड़ा था कि हम लोग किस प्रकार से इस मूवमेंट को हम लोग गति दे सकें। और साथियों तीसरी बात है, इसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आते हैं लोग, नेता लोग आते हैं चले जाते हैं, बात जायज है, बहुत से लोग धोखा देकर के चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में से कोई एक बिरला काशीराम भी निकलता है। तो हम ये नहीं कहते कि हम लोग साहब काशीराम की तरह बन जाएंगे या निकलेंगे, लेकिन उनके पैरों की धूल जो है हम इस प्रकार से बनकर के काम करेंगे। और ये समाज के सामने ये कमिटमेंट हम देते हैं कि हम लोग मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो बड़ी मुश्किल से इस महल को जो तैयार किया था, इसको हम ढहने नहीं देंगे। तो ये हमने अपना जस्टिफिकेशन आपके बीच में रखा कि बिकने का समय निकल गया, ये आपके बीच में से ये चला गया है। 2022 का चुनाव आने वाला है, उसके लिए अगर आदरणीय बहन जी हमें आशीर्वाद देंगी, पार्टी के अंदर लेंगी, तो तब भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे। और अगर पार्टी के बाहर रखा बहन जी ने, तो हम लोग तब भी पार्टी के लिए काम करेंगे। अंदर रखेंगी बहन जी तब भी पार्टी के लिए काम करेंगे, बाहर रखेंगे तब भी पार्टी के लिए काम करेंगे। ये साथियों हमारे किसी साथी ने पूछा है कि बसपा को ना छोड़ने के 2 कारण बताओ, बसपा को ना छोड़ने के 2 कारण बताओ। साथियों सबसे पहली बात जो मैंने पीछे आपके बीच में अपनी बात रखी कि बसपा जो है मान्यवर साहब काशीराम जी का बनाया हुआ घर है। बसपा मान्यवर साहब काशीराम जी ने बना करके जो हमको इतना बड़ा महल दिया है, अगर उसमें किसी वजह से उसकी जो छत जो है वो बहुत मजबूत है, इस समय छत जो है वो मान्य बहन जी हैं, तो छत हमारी बहुत मजबूत है। नीचे से अगर कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई दरार आ गई है या प्लास्टर टूट गया है उस महल का, तो उसके लिए हमें उसको रिपेयर करने की जरूरत है, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा कारण हमने आपके बीच में रखा। साथ ही मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, मैं जल्दी अपनी बात रख रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी अपनी बातें ये समाप्त करनी है। कोई सवाल आप अभी भी पूछ सकते हैं, जिसको हमारे साथी बौद्ध प्रकाश जी आपके बीच में यहाँ पर रख भी देंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो साथियों एक सबसे बड़ा कारण यह है हमारा बीएसपी को ना छोड़ने का, क्योंकि ये मान्यवर साहब काशीराम ने तमाम महापुरुषों के संघर्ष का कंसिडरेशन जो उनका प्रतिफल है उसके रूप में बीएसपी बना करके हमको दी है। तो हमें उसको ही ठीक करना है। कोई छोटी मोटी आपस में मन मुटाव हो गया हो हमारे साथियों का, हमें उनसे बातचीत करनी है कि आप लोग इधर उधर ना जाएं, आप कहीं और ना जाएं। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा हमारे बहुत से तमाम साथी जिन पे आदरणीय बहन जी बहुत विश्वास करती थी, उनमें से भी बहुत से साथी अन्य पार्टीज में चले गए हैं, जिसके बारे में माननीय बहन जी ने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी। तो साथियों हमें ऐसा नहीं करना है। आज अगर हम लोग प्रॉब्लम में है हमारा मूवमेंट, तो हमको इसको यहीं पर हम लोगों को इसको हेल्प करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो कारण है मेरा बहुजन समाज पार्टी को ना छोड़ने का, जो मैं आज आपके बीच में पूरे देश के बीच में आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिस पर मैंने चिंतन किया आपके बीच में मैं उसको रखता हूं। साथियों जब आदरणीय बहन जी ने हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, और उससे पहले राजस्थान का प्रभारी बनाया था, दिल्ली का प्रभारी बनाया था, आदरणीय बहन जी ने मतलब जो हमको आशीर्वाद दिया था, तो साथियों वो उस समय आदरणीय बहन जी ने मुझसे 3 वचन लिए थे, जो मैंने कुछ साथियों के बीच में भी रखे भी हैं जहां पर मैं गया हूं। बाकी पूरे देश के लोग उनको सुन सकते हैं कि साथियों आदरणीय बहन जी ने मुझसे 3 वचन लिए थे। नंबर 1 मुझसे वचन लिया था कि मुन्ना मुझे वचन दे कभी तू अपने घर वापस नहीं जाएगा। मुन्ना मुझे वचन दे कभी तू अपने घर वापस नहीं जाएगा। ये आदरणीय बहन जी ने मुझसे वचन लिया था। तो तब मैंने बहन जी को अपनी सहमति जताई थी
कि जी बहन जी। नंबर 2, आदरणीय बहन जी ने मुझसे वचन लिया था कि मुन्ना मुझे अपना एक वचन दे कि कभी तू शादी नहीं करेगा। मैंने कहा जी बहन जी। दूसरे मैंने सहमति दी। नंबर 3 की जो सहमति थी, जो मुझसे माननीय बहन जी ने जो वचन लिया था, जो मैंने उसमें सहमति दी थी, वो सबसे बड़ी मार्मिक सहमति वचन था आदरणीय बहन जी का। बहन जी ने कहा था कि मुन्ना मुझे तू वचन दे, कभी तू मुझे धोखा नहीं देगा। तो ये जो तीसरा जो वचन जो माननीय बहन जी ने जो मुझसे जो लिया, जो आप लोग कारण मुझसे पूछ रहे हैं कि कारण बताओ कि आखिर तुम बीएसपी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, तो साथियों ये बातें ये मैंने आपके बीच में रखी कि जो तीसरा जो वचन था आदरणीय बहन जी का कि मुन्ना मुझे तू वचन दे, कभी तू मुझे धोखा नहीं देगा, इसको जब बात माननीय बहन जी ने जब मुझसे इस बारे में बात की तो मैं रो पड़ा था। तो उसी समय मेरी आंखें नम हो गई थी इंटरनली, अंदरूनी। तो साथियों मैं तभी समझ गया था कि आदरणीय बहन जी को अधिकांश लोगों ने जिन पे विश्वास किया है, उन्होंने अधिकांश लोगों ने आदरणीय बहन जी को धोखा दिया होगा। इसलिए आदरणीय बहन जी जो है वो मुझसे वचन ले रही थी कि मुन्ना मुझे वचन दे कि कभी तू मुझे धोखा नहीं देगा। तो साथियों ये बातें मैंने आपके बीच में रखी। मैं बहन जी को कभी धोखा नहीं दूंगा। ये मेरा बहन जी से कमिटमेंट है, ये मेरा समाज से कमिटमेंट है। मैं इस मूवमेंट को कभी धोखा नहीं दूंगा। ये कमिटमेंट मैंने आपके बीच में रखा है, जिसको लेकर के मैंने आपको सवाल का जवाब देने का प्रयास किया। इसके सहयोग में मैंने एक बात और रखी कि ना छोड़ने के कारण में जो 2 पूछे उसमें साथ में एक और मैंने अपनी बात इसमें ऐड की है कि साथियों बहुत से लोगों ने मुझको बताया कि आदरणीय बहन जी ने आपको, जो आप आसमान पे थे वहां से उठा करके आपको जमीन पे पटक दिया, तो अब भी आप बहन जी का नाम क्यों लेते हैं। तो मेरा उन लोग साथियों से कहना है कि अगर बहन जी ने मुझे आसमान से उठा करके जमीन पे पटका है तो मुझे आसमान पे पहुंचाने वाली भी ही बहन जी थी, क्योंकि मैं पहले जमीन पर था। तो मुझे आसमान पे पहुंचाने वाली भी बहन जी हैं। तो आज किसी वजह से जो भी कोई बात है बहन जी का, तो उसका हम लोग उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। और साथियों ये बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो आज केवल हम लोग मोटी मोटी बिंदु पे बात करेंगे कि जो लोग हमसे संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं, लोग के दिमाग में संदेह है कि भाई जयप्रकाश का आखिर उद्देश्य क्या है, तो इस प्रकार की सभी चीजों का हम लोग ध्यान रखते हुए हम लोग अपनी बात मेन पॉइंट में ब्रीफ कर रहे हैं। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कैडर का पार्ट है। जो साथी बीएसपी के को लेकर के जो संदिग्ध हैं, जो परेशान हैं, या बीएसपी से संबंधित बहुत से सवालों का जवाब हमारा ये एक टॉपिक आपके बीच में रखेगा। साथियों हमको काम कैसे करना है, हमने मन क्यों बनाया, हमने ये क्यों सोचा कि मिशन काशीराम के सभी साथी लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे, ये हमने एक सिस्टम बनाया। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि इन बीएसपी के अंदर लोगों के अंदर बीएसपी, ये दोनों डिफरेंट हैं और एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करते हैं और जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ा सा इनका आप लोग इसको समझिए। बीएसपी के अंदर लोगों के अंदर बीएसपी, इसको हमने इंग्लिश में थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है कि इन बीएसपी फॉर बीएसपी। उसके बाद में हमने लिया है नॉन बीएसपी बट फॉर बीएसपी। ये जो प्रश्न है जो हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, ये मूवमेंट से संबंधित प्रश्न है कि बीएसपी के अंदर जो लोग हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बीएसपी के हितैषी हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बीएसपी के नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। उसको आप समझ सकते हैं कि बीएसपी के अंदर जो लोग हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बीएसपी के हितैषी हैं, लेकिन जिनके अंदर बीएसपी है वो कंफर्म है कि वो बहुजन समाज पार्टी के हितैषी हैं, इस मूवमेंट के हितैषी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इन बीएसपी फॉर बीएसपी। जो लोग बीएसपी के अंदर हैं वे लोग भी बीएसपी के लिए काम करें। इन बीएसपी नहीं, यहाँ पे सॉरी माफ करना, यहाँ पे नॉन वर्ड आएगा, नॉन बीएसपी बट फॉर बीएसपी। यहाँ पे इनकी जगह आप लोग नॉन वर्ड यूज करेंगे। इन बीएसपी बट फॉर बीएसपी और नॉन बीएसपी बट फॉर बीएसपी।
देखो अभी हमारे साथी कर रहे हैं इसको, ये बस बिल्कुल सर, एक एन काटिए, ये 9 लाइए इसको पूरा फुल, कोई बात। ये देखिए नॉन बीएसपी बट फॉर बीएसपी, मतलब जो लोग बीएसपी के अंदर नहीं हैं, जो लोग बीएसपी, मैंने आपको पहले बता दिया कि बीएसपी हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन का ये आंदोलन है, इसको हमें किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। लेकिन जो किसी वजह से बीएसपी से बाहर हैं, किसी भी वजह से, चाहे वो अपनी वजह से हो चाहे किसी और की वजह से हो, वो कारण हम इस समय बात नहीं करेंगे। जो लोग नॉन बीएसपी हैं, जो लोग बीएसपी में नहीं हैं, लेकिन वे लोग भी बीएसपी के लिए काम करें। जो बीएसपी में हैं वो तो काम करेंगे ही करेंगे बीएसपी के लिए, लेकिन जो लोग, वे लोग भी काम करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो काम है वो डबल हो जाएगा। तो ये हमने एक मुहिम चलाई है, मिशन काशीराम का मतलब ये है कि जो लोग किसी वजह से बीएसपी में नहीं हैं, वे लोग भी बीएसपी के लिए काम करें। तो साथियों ये बात हमने आपके बीच में रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो साथी बीएसपी के अंदर नहीं है, इसको सब फुल कर दें आप लोग, इसको फुल। तो जो साथी हमारे बीएसपी में नहीं है, वे लोग भी बीएसपी के लिए काम करें, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। जी सर, अगला चैप्टर क्या है? आप बहन जी के लिए इतना काम करते हैं। देखिए साथियों, इसमें केवल एक सवाल, इस पूरे सवाल का केवल एक लाइन का जवाब है कि हो सकता है आदरणीय बहन जी हमारा कोई परीक्षा ले रही हो, क्योंकि माननीय बहन जी खेली खाली नेता हैं और काफी दिन से इस मूवमेंट में जो है उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है, जवानी लगाई है, तो हो सकता है बहन जी हमको आजमा रही हो, तो हम उनके लिए जो है वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग फिर भी बहन जी के लिए काम करेंगे। बहन जी चाहे हमें अंदर रखें चाहे बाहर रखें, लेकिन हम बीएसपी के लिए, आदरणीय बहन जी के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत छोटे तरीके से अपनी बात रख करके ज़्यादा सवालों को सॉर्ट आउट करना है, इसलिए हमने अपनी बात जल्दी रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सम्मानित साथियों, इसको आप लोग आराम से ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल तसल्ली में आप लोग बैठें। अगर हमने इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लोगों ने जान लिया आज के परिप्रेक्ष्य में, तो साथियों समझ लीजिए हमने पूरा मूवमेंट समझ लिया, हमने सारे महापुरुषों को समझ लिया। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर एक नई पार्टी लॉन्च की गई है, जिसका नाम है एएसपी, जो भी है पार्टी बनाने का। लेकिन साथियों इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा साथियों, थोड़ा सा 1971 से जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने, जब वो आरपीआई का जो पैक्ट हुआ था कांग्रेस के साथ में, उस समय के दौर से लेकर के हमको थोड़े से आज के दौर तक ये थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। 3-4 मिनट की बात है, इसको आप लोग ध्यान से आराम से कंसंट्रेट करके आप लोग इसको सुनेंगे सम्मानित साथियों। जैसा कि साथियों मैंने इसमें लिखा है, कुछ बातें इसमें मैंने लिखी हैं, इसको आप लोग अब समझ सकते हैं अपने तरीके से। साथियों ये जो मूवमेंट जो चलाया था मान्यवर साहब काशीराम जी ने, इसको आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एएसपी किस प्रकार से हमारे इस मूवमेंट के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ये बात हम आपके बीच में अभी रखेंगे एग्जाम्पल और थोड़े से रेफरेंसेस के माध्यम से। साथियों आपको समझना पड़ेगा, मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब ये अपना मूवमेंट चलाया, तो उस समय से मुख्य रूप से ये उस समय से चालू किया, जो फील्ड में आया जब आरपीआई का और कांग्रेस पार्टी का पैक्ट हुआ था। उस समय शायद अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो 421 सांसद की सीट थी, 420 सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गई थी और एक सीट जो है आरपीआई के पक्ष में गई थी। उस समय मान्यवर साहब काशीराम जी आरपीआई के लिए काम क्या करते थे, तो तब आप सब जानते हैं, बाकी जो नौजवान बच्चे हैं वो और पढ़ सकते हैं इस चीज को, वो बहुजन नायक काशीराम, ऐसी बहुत सी किताबें हैं साहब की, उनमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो साथियों तब से जब ये काम शुरू हुआ था, तो मैं ब्रीफ कर रहा हूं, तो इस मूवमेंट से, मान्यवर साहब काशीराम जी के मूवमेंट से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ था।
मैं फिर बोल रहा हूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी के इस मूवमेंट से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब साहब काशीराम जी ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया तो उसमें दलित और मुसलमान, ओबीसी एटसेट्रा आदि धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को साथ में लिया। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एटसेट्रा जो हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनको जब उन्होंने लिया तो सम्मानित साथियों, कांग्रेस में से जो मुख्य जो कोर वोट जो माना जाता था कांग्रेस का, वो दलित और मुसलमान होता था। दलित और मुसलमान को कांग्रेस अपनी दोनों जेबों में रखती थी। एक जेब में कांग्रेस दलित समाज को रखती थी और दूसरे जेब में कांग्रेस मुस्लिम समाज को रखती थी, और अपने लोगों को, अपने सामंतवादी लोगों को, जो भी वो होते थे, उनको वो अपनी पार्टी से इलेक्शन में खड़ा करती थी। और दलित और मुसलमान आदि लोगों का मुख्य रूप से जो कोर वोट जो था, दलित और मुसलमान आदि इन लोगों का जो सब जिसको जेब में रखती थी, जो मैंने आपको बताया है पहले, उनको वे जेब में जो रखती थी, तो जेब में उस रखे हुए वोट को कांग्रेस के पक्ष में डलवा करके अपने साथियों को एमपी एमएलए बना करके सरकार बनाती थी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने इन समाज को मुख्य रूप से कांग्रेस से आउट किया। जैसे उत्तर प्रदेश में जब मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश बहुत ही निर्णायक स्टेट है पूरे देश की राजनीति का, और यहीं से आप लोगों को जानकारी है, जब से दलित, मुसलमान, ओबीसी आदि जो लोग हैं, जब से ये हटे हैं, तब से कांग्रेस यहाँ पर कोमा में चली गई है। तो इसी चीज की फिराक में कांग्रेस लगी हुई है कि जब से ये मूवमेंट साहब काशीराम जी का चला, तब से हम लोग कोमा में हैं, और जब से हम उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं हो पाए हैं, तो तब से हम पूरे देश की सेंटर की राजनीति में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने देखा कि किस प्रकार से दलित और मुसलमान को फिर से इस मूवमेंट से हटा करके कांग्रेस की तरफ पहुंचाया जाए, इसके लिए षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा। तो साथियों, उसमें जो है साथियों, जो मैं आपको बताना चाहता बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो उसने सोचा कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान भाई जो है हमारा, वो एकदम से कांग्रेस में आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दलित समाज है वो कांग्रेस में जाने को तैयार नहीं है। मुसलमान भाई को उनकी जो सोच है, वो ये सोचते हैं कि मुस्लिम समाज कांग्रेस में तभी आ पाएगा जब वो दलित समाज कांग्रेस में जाएगा। तो इसलिए ये दलित को कांग्रेस में पहुंचाने इन लोगों ने ये प्लानिंग कि आज की डेट में जो दलित समाज में जो चेतना आई है, वो एकदम से कांग्रेस के नाम से गुस्सा हो जाते हैं, कांग्रेस को वो लाइक नहीं करते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो इसको कैसे किया जाए? तो इन्होंने सम्मानित साथियों ये एक नई पार्टी बनवाई, क्योंकि इनको पता है कि आज की डेट में कांग्रेस में तो ये समाज आने वाला नहीं है। तो उन्हें नई पार्टी बना करके, उसी नेचर की पार्टी, नई पार्टी बना करके, तो सम्मानित साथी उन्होंने सोचा कि पहले हम अखिलेश के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो हमारे वो हैं, उनके पक्ष में हम लोग माहौल तैयार करेंगे। एक गठबंधन बनाएंगे जिसमें कांग्रेस भी होगी और जिसमें सपा भी होगी, जिसमें एएसपी भी होगी, आदि क्षेत्रीय लोग होंगे। तो इस प्रकार से फिर मीडिया के सामने पेश किया जाएगा कि भैया अब तो जो है बीजेपी को अगर टक्कर दे सकती है तो केवल ये गठबंधन यानी कि अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। तो साथियों, जब ऐसा टीवी में दिखाई देगा तो हमारा हिस्सा भ्रमित होकर के हमारे समाज में से कुछ लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानेंगे, उस समय वो भी कंफ्यूज करेंगे कि यार एक काम करो, बीजेपी के अत्याचार से बचने के लिए एक बार आप लोग अपना वोट समाजवादी या इस गठबंधन की तरफ आप लोग अपना वोट डाल दीजिए। तो साथियों, इस तरह से जब माहौल बनेगा तो हो सकता है एक बार ये अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच लें, क्योंकि ये बहुत लंबी सोच रखते हैं। ये चालाक किस्म के लोग ये लंबी सोच रख करके अपना काम करते हैं। तो हो सकता है ये लोग उसको बनाने, तो हमारा वोट उधर जब डाइवर्ट हो जाएगा और उसके बाद सम्मानित साथियों जब उनका फिर अगर मान लो सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद उस समय हमारी स्थिति बीएसपी की बहुत कमजोर हो जाएगी, हम जीरो हो जाएंगे। उधर सरकार अगर उन लोगों की बन जाती है, अत्याचार हमारे समाज के ऊपर
फिर से किया जाएगा और होने के बाद में मीडिया में दिखाया जाएगा, खूब प्रचारित किया जाएगा। फिर उस समय कांग्रेस ये कहेगी कि देखो भाई, हमने तो तुमको बीजेपी से बचाने के लिए, इस समाजवादी के पक्ष में आपको वोट डालने के लिए हमने कहा था, लेकिन यहाँ भी तुम्हारा अत्याचार नहीं रुक रहा है। और जब हमारा समाज हताश हो जाएगा तो देखेगा तो बीजेपी तो चलो हमने हटा दिया है, इधर समाजवादी उससे ज्यादा हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, और पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम जीरो मिलेंगे, पीछे हमारी बीएसपी खत्म मिलेगी, हम जीरो मिलेंगे। तो जब हम जीरो मिलेंगे तो ये कांग्रेस इस बात को चिल्लाती हुई घूमेगी कि देखो भाई, बीजेपी के खिलाफ आपके पास कोई ऑप्शन है, तुम्हारी बीएसपी जीरो है, उधर तुम्हारी पटरी खाने वाली नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और अगर आपको बीजेपी से अत्याचार से बचना है तो आगे आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें आप लोग अपना वोट कांग्रेस को डालें। हो सकता है पहले ये कांग्रेस समाजवादी के पक्ष में वोट डलवाएगी हमारा, और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के पक्ष में हमारा वोट सेंटर में डलवाएंगे। तो इस प्रकार से जब उसको दिख जाएगा तो कांग्रेस बहुत बड़ा, जो आपको बताया था मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि ये आस्तीन का सांप है, ये अंदर रहता है, दिखाई नहीं देता, ये हरे घास में हरा सांप है। उसके बारे में सम्मानित साथियों जो बातें आपके बीच में मान्यवर साहब काशीराम जी ने बताई, उसके बाद ये कांग्रेस फिर समाजवादी को भी समाप्त कर देगी, और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उन सबको समाप्त कर करके ये दलित और मुसलमान के वोट को अपनी जेब में फिर से रखने का इनका प्रोग्राम है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भ्रमित ना हो। सरकार आनी जानी चीज है, आएगी जाएगी, बनी रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन सम्मानित साथियों आपसे मेरा निवेदन है, इस मूवमेंट को आप लोग किसी भी कीमत पे खराब ना होने दें। और मूवमेंट आज के डेट में हमारे पास बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग एएसपी के चक्कर में ना पड़ करके बीएसपी के पक्ष में ही अपना काम करें। तो साथियों ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो साथी हमारे भ्रमित हो रहे थे वो साथियों को लिए मैंने बताने का प्रयास किया कि ये कांग्रेस का पीछे से सपोर्ट है और बीजेपी की सत्ता है तो उसकी सत्ता का सपोर्ट है। अगर सत्ता किसी और की भी होगी तो तब भी ऐसा होता। तो साथियों ये सत्ता का सपोर्ट है और उधर से जो है सत्ता का हाथ है और उधर से कांग्रेस उसमें सपोर्ट में है। तो हमको इन सब चीजों को समझना है। ये बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं सम्मानित साथियों। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे साथी ने पूछी है कि अन्य स्टेटों के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों नहीं बन पाती है। साथियों से मोटा सा एक फंडा है। आप अन्य स्टेटों में जब जाते हैं तो आपसे हमारे समाज से जो हमारा चालाक किस्म के लोग ये कहते हैं कि देखो भाई तुम्हारी बीएसपी तो यहाँ जीतने वाली नहीं है, तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा। तो आपको मान्यवर साहब काशीराम जी का ये एक फंडा आपको लोगों को समझना है कि जब उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से जब कहा जाता था कि बीएसपी को वोट डालने से आपका वोट खराब हो जाएगा, 1989 तक की ये बात है। 81 में जैसे डीएस4 मान्यवर साहब काशीराम जी बनाई, उसके बाद 89 तक 94 तक लगभग ऐसे ही ये बात की जाती थी। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने समाज को जाकर के समझाया कि भाई अगर वो तुमसे ये कहते हैं कि बीएसपी को वोट डालने से आपका वोट खराब हो जाता है तो आप लोग एक बार मेरे कहने से वोट खराब कर लो। आप जाकर के अपने लोगों को समझाओ कि भाई हमने अपना वोट का सदुपयोग करके खूब देख लिया है, एक बार साहब काशीराम के कहने से वोट खराब करके देख लेते हैं। तो जब सम्मानित साथियों 1995 का चुनाव आता है, इसको मैं कभी समरी टाइप में बड़े पैमाने पर आपको बता दूंगा, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। तो जब साथियों 1995 का चुनाव आता है तो साथियों हमारा जो है जब समाज ने इस बात को माना कि तो देना वोट देना सही है, तो हमने सही करके बहुत दिन से देख लिया, एक बार साहब के कहने से खराब करके देख लेते हैं। तो सम्मानित साथियों फिर उस प्रकार से साहब काशीराम जी की बात मानी और समाज ने बहुजन समाज पार्टी को इतना वोट दिया, इतना वोट दिया, इतना वोट दिया कि बहुजन समाज पार्टी के 67 एमएलए जीत करके आए। जब 67 एमएलए जीत के आए तो तब ये पता चला समाज को कि वे लोग गलत बोलते थे, ये हमारे साहब काशीराम सही बोलते हैं, बीएसपी के लोग सही बोलते हैं। तो भैया वोट खराब करने से तो यहाँ पर तो एमएलए भी जीत जाते हैं, तो अब हम लोग वोट को हम लोग खराब ही करेंगे। तो ऐसा हम लोग
एक पॉइंट लिया साहब काशीराम जी ने उसको, क्योंकि लेमैन को उसी प्रकार से हम लोग समझा सकते हैं, ग्रामीण लोग, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले हमारे जो लोग हैं। तो साथियों, इसलिए ये बात हमने आपके बीच में रखी कि आप लोग जाके लोगों को समझाओ और आपको जानकारी होगी कि 67 एमएलए बीएसपी के थे और 150 बीजेपी के थे। लेकिन साहब काशीराम जी का खेल था, मान्य बहन जी का विवेक था, उसके तहत उसी समय 3 जून 1995 को 67 एमएलए की बहुजन समाज पार्टी की जो है समर्थन बीजेपी ने दिया, जिसके पास 150 एमएलए थे। तो तब जब मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बनी और तब समाज को इस बात का आभास हुआ कि भाई कि वोट खराब करने से तो मुख्यमंत्री भी बन जाता है, सरकार भी बन जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समाज को जाके समझाना है कि भाई बहुजन समाज पार्टी को वोट देना ही इस बात का प्रमाण है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। बीएसपी के जीतने हारने से मतलब नहीं है। अगर हम कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते हैं और बीएसपी को वोट नहीं मिलता है या 2-4 हजार वोट मिलता है, तो विरोधी इस बात को समझ जाता है कि इसका मतलब ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। वोट तो इसका भरा हुआ है 70,000 80,000, ये वोट दे रहा है बीएसपी को 5,000 7,000, इसका मतलब ये समाज जागरूक नहीं है। और जब आप अपना वोट टोटल बीएसपी को देते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों के बारे में बता रहा हूं, जब आप टोटल वोट बीएसपी को देते हैं, 1% अगर आप लोग हार भी जाते हैं तो दुश्मन ये समझ जाएगा कि ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और जागरूक लोगों के अधिकार नहीं छीनते हैं। जो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं उनके अधिकार छीनते हैं। तो बीएसपी को वोट देने का मतलब होता है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना। ये सब बातें आप लोग समझाएं। जब ऐसा होगा तो आपकी बैलेंस ऑफ पावर से सरकार बन सकती है। बाकी हम लोग अपनी बात को आगे रखेंगे। साथियों, ये एक हमारे साथी का एक प्रश्न आया है। मैं प्रश्न इसलिए रख रहा हूं सम्मानित साथियों, क्योंकि इस समय जो ये मूवमेंट है हमारा, ये सवालों से घिर चुका है। लोगों के तमाम सवाल हैं, जब तक आप लोग उन सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे तब तक लोग अपने आपके आगे के मूवमेंट को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सवालों से ये मूवमेंट घिर चुका है। तो इसलिए मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं। अगली बार हम लोग और अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगे और सवालों के जवाब भी देंगे, कैडर भी आपके बीच में रखेंगे। हमारे साथियों का एक सवाल है कि युवा जो है पढ़ाई के साथ साथ मिशन में कैसे काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इसमें मैं एक लाइन में एक बात कहूंगा कि इस मूवमेंट को जो आदमी समझ जाता है, जो भाई इसको समझ जाता है, जो युवा इसको समझ जाता है, आपके सवाल ये है कि भाई हमको अपनी पढ़ाई की भी तैयारी करनी है, हमें एग्जाम की तैयारी भी करनी है, हमें कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, तो उसके साथ साथ हम मूवमेंट के लिए हम कैसे समय दें, उसको हम कैसे पढ़ें या कैसे अपना समय दे पाएं। तो साथियों, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मूवमेंट में काम करने से या इस मूवमेंट को समझने से पढ़ाई के घंटों में कोई भी गिरावट नहीं आती। इस मूवमेंट को समझने से पढ़ाई के घंटों में कोई गिरावट नहीं आती। ये पढ़ाई के घंटे कम नहीं होते, बल्कि नींद के घंटे कम हो जाते हैं। नींद के घंटे कम हो जाते हैं। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, और भी बहुत से साथी इस देश में उदाहरण है जिन्होंने 10वीं क्लास में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, उन्होंने पीएचडी करी, उन्होंने जॉब भी प्राप्त करी। ऐसे साथियों, मैं भी आपके बीच में उदाहरण हूं। मैं 11वीं क्लास में था जब इस मूवमेंट से मैं जुड़ा था। 12वीं करी, बीए करी, एमए करी, एलएलबी करी, एलएलएम करी, एमफिल करी और एलएलडी करी। ऐसी तमाम मैंने डिग्री करी, मैंने पढ़ाई करी। और इस मूवमेंट के अंदर भी, और उसमें भी आप लोग समझ सकते हैं, मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में भी मैंने अपना समय दिया। और अगर आप ये माने कि भाई पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने टोटल समय दिया होता तो वहां पे मैंने काफी समय दिया, तब मैंने वहां तक वो पढ़ाई करी। और इधर मैंने पॉलिटिकल क्षेत्र में भी समय दिया। उसका परिणाम ये है, मैं आपके सामने, आपको जानकारी होगी कि मैं बूथ के प्रभारी से मैंने अपना काम शुरू किया था। विधानसभा का प्रभारी रहा, सेक्टर का प्रभारी रहा, जिले में मैं बीवीएफ का मैं संयोजक रहा जो मुझे दिल्ली में बनाया गया था, प्रदेश का प्रभारी रहा, पूरे देश का प्रभारी माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देकर के बनाया। तो आप समझ सकते हैं ये बैलेंस करना होता है आप लोगों को। मेरे नौजवान साथियों,
ये आपको बैलेंस करना है, दोनों में से, इसी में से आपको समय निकालना है। आपको मूवमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए भी समय निकालना है, समय भी देना है, मीटिंग भी अटेंड करनी है, अपनी बात भी रखनी है, और तो दूसरी तरफ आप लोगों को अपने एकेडमिक स्टडी के लिए भी, अपने कंपटीशन के लिए भी आपको अपना काम करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि युवा साथी जो है इस मूवमेंट में काम कर सकते हैं अगर आप लोग बैलेंस कर लेंगे समय को। तो इसमें आप लोग मिशन के साथ साथ अपनी मतलब पढ़ाई के साथ साथ मिशन में भी काम कर सकते हैं। एक लाइन का इसका सिर्फ जवाब है जो मैंने आपको पहले दिया कि इस मूवमेंट में काम करने से पढ़ाई के घंटे कम नहीं होते बल्कि नींद के घंटे कम हो जाते हैं। आपकी नींद उड़ जाएगी जब आप इस मूवमेंट को समझ जाएंगे। तो युवा साथियों के लिए मैंने ये बात आपके बीच में रखी। ये सवाल बहुत चल रहा है, देश में ये सवाल बहुत चल रहा है कि क्यों ना सभी साथी, तमाम लोग क्षेत्र में अलग अलग, कोई गाड़ी इधर खींच रहा है, कोई गाड़ी इधर खींच रहा है, कोई ये कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, कोई दूसरा कह रहा है मैं ठीक हूँ। ये सभी लोग एक साथ एक मंच पे बैठ क्यों नहीं जाते? सम्मानित साथियों, अगर आप पिछले इतिहास को आप समझेंगे, पिछले परिप्रेक्ष्य को अगर आप लोग समझेंगे, तो साहब काशीराम जी ने भी ऐसा प्रयास किया था कि हमारा जो है ये एक साथ ये लोग बैठ जाने चाहिए। लेकिन साथियों, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। कभी भी तमाम नेता एक मंच पे आ ही नहीं सकते। वो फॉलो तो कर सकते हैं, अगर किसी की बात अच्छी दिखाई देगी तो वो फॉलो तो कर सकते हैं। वो अपनी, उनकी जब जिस दिन उनको अपनी बात औरों से, जो और लोग जो काम कर रहे हैं उनमें से कोई, उनसे जब तक अपनी बात उसको हल्की नहीं दिखाई देगी, हल्की महसूस नहीं होगी, जब तक वो बंदा ये नहीं मानेगा कि उस आदमी का काम मुझसे ठीक है, तब तक वो आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। तब तक तो वो मानेगा कि मेरा काम ठीक है, सबको मेरे नीचे आना चाहिए, मेरे पीछे आना चाहिए, मेरे मंच पे आना चाहिए। तो साथियों, ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। इसका केवल एक ही रास्ता है कि हम लोग उनको इकट्ठा करने के लिए समय जाया ना करके हम लोग इतना काम करके दिखाएं कि वे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें। जैसा मान्यवर साहब काशीराम जी को, जब साहब काशीराम विभिन्न संगठनों के बीच में गए कि आप लोग एक साथ मिलकर के काम करो, तो सब ने कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो साहब काशीराम जी बहुत जल्दी किसी बात को समझ जाते थे, वो साइंटिस्ट थे, बहुत जल्दी किसी बात को एडवांस में वो लोग वो समझ जाते थे, वो समझ गए। इसका मतलब ये विभिन्न संगठन के लोग एक मंच पे आने के लिए, एक सहमति के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने साहब काशीराम जी ने अपना समय उधर ना जाया करके एक अपना ये सोचा कि अब मैं इतने बड़े पैमाने पे काम करके दिखाऊंगा कि ये तमाम संगठन के लोग मुझको फॉलो करना शुरू करेंगे। और यही सम्मानित साथियों हुआ, यही आपके बीच में हुआ कि जब साहब काशीराम जी ने अपना काम शुरू किया, जब बड़े पैमाने पे काम शुरू किया, तो तमाम संगठन के लोगों ने साहब काशीराम जी को जाके इनवाइट किया कि साहब, हम आपके साथ में जुड़ करके काम करने के लिए तैयार हैं, हमारा ये संगठन है, हम यहाँ पर एक मीटिंग करना चाहते हैं और आपको उसमें चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मान्यवर साहब काशीराम जी को तमाम हजारों लाखों संगठनों ने फॉलो करना शुरू किया। तो आप लोग इन नेताओं को, सभी लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं, इनको एक मंच पे लाना मेरे विचार से तो बहुत मुश्किल है। आपको लगता है किसी को तो वो प्रयास कर सकता है, तो हमें अच्छा काम करके, बीएसपी के पक्ष में काम करके हमको ये काम, हमको इन लोगों को फॉलो कराना चाहिए। ये इसका एक रास्ता है। सम्मानित साथियों, बहुजन की जगह सर्वजन करने का कारण बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सी जो नई पार्टी बन रही हैं या जो नई पार्टी दूसरी बीएसपी के बाद बनी है, उन्होंने इसी चीज का लाभ उठाया है कि हम बहन जी से इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने बहुजन की जगह जो शब्द मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो बहुजन शब्द की जगह पे सर्वजन क्यों लाई, इसको लेकर के हम लोग बहन जी से सहमत नहीं हैं। साथियों, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स आपके बीच में रखे हैं, बाकी कभी हम बाद में रख लेंगे। नंबर 1 पॉइंट सम्मानित साथियों ये है कि बहुजन के अंदर सर्वजन शब्द निहित है। क्या साहब काशीराम जी, क्या माफ कीजिएगा, अगर ये बुद्ध का शब्द है कि बुद्ध के द्वारा लिया गया ये बहुजन शब्द है, तो क्या बुद्ध क्या ये चाहते थे कि केवल कुछ लोगों का ही भला हो पाए? नहीं,
बुद्ध तो बड़ी सोच थी, बड़े विचारधारा थी, वो तो ये चाहते होंगे कि सबका भला हो, मेजॉरिटी का भला हो। ये तो नियम को बनाने के लिए होता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी, कानून बनाने के लिए नियम होता है कि आप लोग मेजॉरिटी को, जिस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा उसको हम लोग जो है इसको हम लोग कानून मान लेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि अगर हमारे जो नियम, जो नए नियम जो हमारे बन रहे हैं, ये नियम अगर मेजॉरिटी के, बहुजन के हित में हैं तो हमें उन नियमों को मानना चाहिए और पहले वाले नियम को हमको छोड़ना चाहिए। तो ये तो नियम को लॉन्च करने का, प्रतिपादित करने का एक तरीका था कि बहुजन के हित में जो बात होगी वो ही बात हितकारी होगी। लेकिन साथियों, बुद्ध ने ये नहीं चाहा था कि कुछ ही लोगों का भला हो, मतलब या बहुजन का भला हो या मेजॉरिटी का भला हो। बुद्ध की ये सोच थी कि सबका भला हो। इसीलिए पहले बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, और आगे जाकर के बुद्ध ने कहा कि भवतु सब मंगलम। बुद्ध ने कहा कि भवतु सब मंगलम, सबका भला हो। ये बात भी बुद्ध ने कही। ये बात पहले वाली भी बुद्ध ने कही कि चैत भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि जो श्लोक है, इसमें बहुजन वर्ड का यूज किया गया है बुद्ध के द्वारा। और आगे जो शब्द है वो भवतु सब मंगलम, जो एक स्लोगन भी है हमारे बौद्ध धर्म में कि हम ऐसी बात को हम मानेंगे जो सबके हित में हो। तो भवतु सब मंगलम का मतलब है कि सबका हित हो, सर्वजन का हित हो। इसलिए साथियों, बहन जी ने, अगर साहब काशीराम जी ने बहुजन वर्ड अगर बुद्ध से लिया है तो बहन जी ने भी सर्वजन वर्ड बुद्ध से लिया है। और साथियों, जैसे किसी कानून को बनाने के लिए बहुजन वर्ड की सहायता लेनी होती है, लेकिन जब वो कानून बन जाता है तो उससे सभी को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए, उसमें सबका, सर्वजन का उसमें लाभ होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से आदरणीय बहन जी ने, जब तक सत्ता में बहन जी आई तब तक सर्वजन, तब तक माफ कीजिएगा बहुजन वर्ड का यूज करा, और जब वो सत्ता में आ गई तो उन्होंने फिर सर्वजन वर्ड का वर्ड इसलिए उन्होंने यूज करा कि जैसे एक एमपी होता है, एक एमएलए होता है, अगर वो किसी क्षेत्र में जीत जाता है, जिन लोगों ने उसको वोट दिया है उनका विकास करना तो उनकी जिम्मेदारी बनती ही है। लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या उनका विकास करना जिम्मेदारी नहीं बनती? उनका विकास करना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए जब वो वोट लेता है तो मान लीजिए कोई बीजेपी का, बीएसपी का, किसी का, सपा का, कोई भी हमारा साथी जीत जाता है तो वो उनका तो विकास करे ही करे, साथ में जितने एरिया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एमपी एमएलए बने हैं, जो साथी उसमें रहते हैं, बेशक उन्होंने वोट ना दिया हो तब भी उनका विकास करना उस एमपी एमएलए की जिम्मेदारी, नैतिक ड्यूटी उसकी बन जाती है, मॉरल ड्यूटी बन जाती है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो, पहले वो बहुजन के दौर पे रहा, बाद में उस सर्वजन के दौर पर आ गया। पहले उसने अपनी बात करी कि मेरी पार्टी अच्छी है, मैं अच्छा हूं, लेकिन जब वो बन गया तो उसने उनको भी अपना विकास पहुंचाया जिसको उन्होंने वोट नहीं दिया था। तो ये एक तरीका है। तो इसी प्रकार से जब मान्य बहन जी मुख्यमंत्री बन गई तो उनको भी विकास करना, उन लोगों का भी विकास करना, मान्य बहन जी ने अपने बहुत बड़े सोच को लेकर के अपने जो है एक जो प्लानिंग थी उसको उन्होंने सामने रखा कि जिन लोगों ने मुझको वोट नहीं दिया है किसी वजह से, उनका भी मैं विकास करूंगी। तो ये सोच कि हमको दाद देनी चाहिए। ऐसी नेता, ऐसी राजा इस देश में अभी तक मुख्य रूप से आदरणीय बहन जी ही आ पाई हैं। तो मैं बहन जी का इसके लिए मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ कि एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें ला करके दिया। और साथियों, ये बात मैंने आपके बीच में रखी कि बहुजन की जगह पे सर्वजन करने का जो कारण था, थोड़ा ध्यान से, बहुजन की जगह पे सर्वजन करने का जो कारण था, ये मैंने आपको बताया कि आप जब शासक बन जाते हैं तो सभी की आप लोगों को सेवा करनी होती है, विकास करना होता। ये इसके रेलिवेंशियल एक ये प्रश्न है लोगों का, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि साहब, सभी लोग बताते हैं कि भाई ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मण ये हैं, ब्राह्मण वो हैं, इनके बारे में आप लोग कंफ्यूज को अगर हमारे को दूर करेंगे
तो तभी हम लोग आपसे अपनी बात रख पाएंगे। तो सम्मानित साथियों, आप लोग बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनो समझो। जरा सा भी अगर आपने किसी और को सुन रखा है उसको थोड़ी देर के लिए आप अलग रख दीजिए और मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। साथियों, हमारे किसी भी महापुरुष ने ऑथेंटिक वे में, किसी भी राइटर ने आज तक इस बात को नहीं लिखा है कि ब्राह्मण विदेशी है। बहुत से हमारे साथी का ना, हमारे साहब काशीराम जी ने कहा, मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक बात कही थी कि मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। ब्राह्मणवाद एक अलग चीज है, मतलब जातिवाद का मैं विरोधी हूं, तो जातिवाद एक अलग चीज है। मतलब मैं जाति का विरोधी नहीं हूं, मैं जातिवाद का विरोधी हूं। ऐसे में यही बात जनती है कि मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं, जातिवाद का विरोधी हूं, गैर मानवतावादी सोच रखने वाले लोगों का विरोधी हूं। तो इसलिए सम्मानित साथियों, यहाँ पर किसी ने आज तक नहीं कहा। बहुत से लोग रेफरेंस देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपनी पुस्तक में लिखा है कि आर्य लोग विदेश से आए। मैं इस बात से सहमत हूं, आर्य लोग विदेश से आए, लेकिन आर्य और ब्राह्मण एक चीज नहीं है। आर्य अलग चीज है, ब्राह्मण अलग चीज है। साथियों, जिस समय यहाँ पर आर्य लोग आए थे तो भारत देश के अंदर व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था थी, ब्राह्मण इस देश में थे। तो साथियों, आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ से होता है। जो लोग बाहर से आए उन्होंने भारत देश में आकर के अपने आप को आर्य बता करके सर्वश्रेष्ठ बताया कि हम उस देश के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जो आपके देश में आए हैं। तो इसीलिए कुछ समय के लिए इस देश का नाम आर्यव्रत भी रखा गया था। तो साथियों, विदेश से जो आए थे वो आर्य लोग थे, वो ब्राह्मण लोग नहीं थे। लेकिन आप जान सकते हैं, जैसे विभिन्न जातियों में भी आज शादी हो जाती है। आज आपने देखा होगा, बच्चा अगर SC ST क्लास में से भी अगर कोई बच्चा IAS बन गया है तो अपर कास्ट के लोग अपनी लड़की की, वो भी IPS है, डॉक्टर है, जो भी कुछ है, वो भी उसकी शादी वो कर देते हैं। क्यों? लेवल एक हो जाता है वहां पे जाकर के। इस चीज को वो छोड़ देते हैं, जातिवाद की मानसिकता को वहां पे जाकर के। हालांकि उसका डिमेरिट्स भी कुछ लोग आ रहे हैं जो हमारे साथी कहेंगे भाई उससे बहुत नुकसान हुआ है, वो भी एक बात अपनी जगह पर जायज है। लेकिन सम्मानित साथियों, ये जो जब वो आर्य लोग बाहर से आए, उनको इस देश के लोगों ने सम्मान दिया, उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो भारत देश के अंदर जो हमारा ब्राह्मण भाई थे वो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, वो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, जिसको बाबा साहब ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है पहले वॉल्यूम में और 17वें पहले वॉल्यूम के पहले पार्ट में और आखिर वाले पार्ट में, रानाडे, गांधी और जिन्ना, इनमें भी बाबा साहब ने लिखा है कि ब्राह्मण इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग जो ब्राह्मण था, उसने आर्य से जाकर के जैसे बातचीत करी तो ये एक जैसे नेचर के दिखाई दिए। जब ये आपस में दोनों मिल गए तो साथियों, इसका मतलब ये है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये मानना शुरू कर दिया कुछ दिन के बाद में, 100, 200, 500 साल के बाद में, कि आर्य और ब्राह्मण एक ही चीज है। जबकि आर्य बाहर से आए थे, ब्राह्मण यहीं के लोग थे। ऐसे समझ सकते हो जैसा आप लोग, जैसे मुगल बाहर से आए थे, मुसलमान बाहर से नहीं आया था। मुगल बाहर से आए थे, मुसलमान बाहर से नहीं आया था। मुसलमान यही का भाई है, मुगल बाहर के हैं। अंग्रेज बाहर से आए थे, ईसाई बाहर से नहीं आया था। तो साथियों, ऐसे इस एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे ही आर्य बाहर से आए थे, ब्राह्मण बाहर से नहीं आया था। हम ये हमारे देश के ही मूल निवासी हैं। इसको आप समझना चाहें, एक पॉइंट में आपको इस पे और बताना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान में जाएंगे, जब राजस्थान में मुझे माननीय बहन जी ने आशीर्वाद देके प्रभारी बनाया तो मैं वहां पे घूमा, तो जो गोत्र ब्राह्मणों का है वही गोत्र राजपूतों का है, वही गोत्र हमारे ओबीसी समाज में भी है। जैसे कटारिया एक गोत्र है, वो हमारे SC भाइयों का भी है और वहीं पे ब्राह्मण भाइयों का भी है। तो ये जो हमारा जो गोत्र है, ये बाबा साहब ने भी कहा कि लोगों ने अपना धर्म चेंज किया, लोगों ने अपने वर्ण चेंज किए, लोगों की जातियां तक चेंज हुई हैं, लेकिन गोत्र चेंज नहीं हुआ। तो गोत्र एक ही गोत्र का
हमारे ब्राह्मण भाइयों में भी मिलना और जातियों में भी मिलना, इसका मतलब ये पहले यहीं के थे। ये बाहर से आर्य लोग आए हैं, बाहर से ब्राह्मण भाई नहीं आए हैं। दूसरी बात, एक बात और समझने वाली है जो आपको समझनी है कि बुद्ध ने भी कहा है, जिस सवाल से, जिस बात से ना आपका लाभ होता हो, ना आपके जो है परिवार का लाभ होता हो, और ना आपके समाज का लाभ होता हो, ना मानव जगत का लाभ होता हो, तो आपको ऐसे प्रश्नों में उलझना नहीं है। नंबर 3 बात, जो साथी ये कहते हैं कि चलो हमने मान लिया, वो कहना चाहते हैं कि भाई इनका डीएनए ये है, डीएनए वो है। भाई डीएनए तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लोग वहां पे गए हों, वे लोग आए हों, ये तो जरूरी नहीं है, हमारे लोग भी जा सकते हैं, ये तो बहुत पहले की बात है। तो डीएनए कोई बहुत बड़ा फैक्टर वो लोग मानते होंगे, मैं नहीं मानता। साथ में हम लोग, चलो मान लीजिए आप लोग ये कहते भी हैं, आपने प्रूव भी कर दिया कि चलो ये विदेशी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब भारत देश का संविधान उसका पार्ट 2 सिटीजनशिप, नागरिकता, इस बात को कहता है, बाबा साहब ये कहते हैं, संविधान सभा इस बात को कहती है, भारत का संविधान इस बात को कहता है कि अगर 5 साल तक अगर कोई साथी बेशक विदेश का हो, वो अपने वहां की नागरिकता को छोड़ करके 5 साल तक भारत में रह करके ये प्रूफ करता है कि मैं आगे भी भारत में रहना चाहता हूं, तो इस देश में उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो सम्मानित साथियों, जब उसको नागरिकता मिलने के लिए भारत का संविधान बोल रहा है, तो जो अगर तुम ये भी बोलते हो कि 5000 साल पहले वो आए थे, तो उससे लाभ क्या है? उससे मेरे हिसाब से कोई लाभ नहीं है। तो अपनी एनर्जी को आप लोग सही दिशा में खर्च करें, ज्यादा उसमें ना पड़े, बाकी और भी बात आपके बीच में आते रहेंगे। साथियों, हमारे साथियों ने कहा है कि आप क्षत्रिय के ऊपर अपनी बात रखें। साथियों, एक लाइन में मैं बोलना चाहूंगा, अपने क्षत्रिय भाई को मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, जिसको मैंने टीकमगढ़ जिले में मध्य प्रदेश में भी रखा था। क्षत्रिय भाइयों के वहां पर कुछ साथी हमारे वहां पर थे, सभी समाज के लोग थे। साथियों, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस देश की रक्षा करी है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। आपने बॉर्डर पे रहे हो आप, या जैसे आज आर्मी रहती है, उस समय आप शासन के राजा के बॉर्डर पे रहे हो, आपने रक्षा करी हो, सब लोग आराम से घर पे सोते होंगे, आप लोगों ने रक्षा करी होगी, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन जहां तक मैंने रामायण में, महाभारत में या अन्य किसी भी आपके उसमें जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, जहां तक मेरी समझ में आया है, क्षत्रिय का मतलब होता है जो कमजोर की सहायता करे, लाचार की सहायता करे, गरीब की सहायता करे। मेरे विचार से वो आदमी क्षत्रिय है। कोई आदमी अपने से कमजोर को सताए, अपने से कमजोर को मारे, मेरे विचार से वो क्षत्रिय नहीं है। जैसे एक कोई पहलवान है, अगर कोई एक पहलवान अपने से मजबूत को या अपने बराबर के साथी से कुश्ती लड़े, तो तब तो उसकी पहलवानी मानी जाएगी। अपने से कमजोर को पीटने में किसी भी पहलवान की कभी कोई वाहवाही नहीं हो सकती। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा सभी साथियों से निवेदन है, हमारे क्षत्रिय भाइयों से निवेदन है कि अपने इतिहास को आप लोग पढ़ें। आपको इस देश में यही तो हो रहा है। आपने देखा होगा कि फिल्मों के अंदर अमीश पुरी को ठाकुर बना करके नेगेटिव रूप में पेश किया जाता है, बाद में उसको फिर जीप में बांध करके हीरो के माध्यम से खिंचवाया जाता है। ये क्या है? ये नेगेटिव रूप में पेश करने का एक प्रोग्राम है, इससे आप लोग बचें। लेकिन अब तो थोड़ा सुधार हो रहा है, बातचीत आगे बढ़ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्षत्रिय का मतलब होता है जो अपने से कमजोर की, अपने से लाचार लोगों की मदद करे। अपने से कमजोर को सताने वाले को कोई क्षत्रिय ना मानता आया है पहले से, ना कोई मान पाएगा। तो ये मेरा क्षत्रिय भाइयों से मेरा ये निवेदन है। ओबीसी समाज पर हमारा जो चैप्टर है, इसमें जो पॉइंट है पिछड़ा वर्ग, मेरे साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं अपने पिछले वर्ग के जाट, गुर्जर, यादव, लोधे, कुर्मी, पटेल, पाल, गडरिया, बघेल, काची, मल्ला, कुशवा, जो भी बिरादरी है जो हमारी ओबीसी समाज में आती है, मेरा उनसे निवेदन है कि सम्मानित साथियों, आपके पास मौका है। ये मूवमेंट आपके द्वारा चलाया गया है। बुद्ध को अगर देखा जाए तो वो शाक्य समाज में से थे,
अगर हम फूले को देखते हैं तो वो माली साक्य समाज में से थे। अगर हम साहू को देखते हैं तो वो कुर्मी पटेल में से ओबीसी समाज में से थे, जिसमें से यहाँ से हमारे रामस्वरूप वर्मा जी हमारे कानपुर क्षेत्र से रहे। ललन सिंह यादव जी का ये मूवमेंट है साथियों, ये मूवमेंट आप लोगों का है, इसलिए आप लोग इसको चलाने के लिए आगे आए, इसको बढ़ाने के लिए आगे आए। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर के हमारे साथ साथ आपका भी नुकसान हो, और हो भी रहा है। आप देखो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे लेजिस्लेशन में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आज ओबीसी समाज के लोगों की जो रोजगार है वो नग्न के समान है। इस देश की ये बहुत बड़ी भूल है कि हम लोग गलत तरीके से अपना वोट डाल देते हैं, गलत सोच लेकर के वोट डाल देते हैं कि इनके खिलाफ डालना है। हमें मतलब नहीं है कि भैया हमारा बीजेपी विकास करती है या नहीं करती है, लेकिन इन लोगों को वोट नहीं डालना है। इस चक्कर में इनका भी नुकसान हुआ और आपके बच्चों के भविष्य का भी नुकसान हुआ। आगे जाके आप लोग इस बात को समझ पाएंगे और मैं अपनी बात को आगे फिर रखूंगा। फिलहाल हम अपनी बात को शॉर्ट करते हुए समाप्ति की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, समाज की आर्थिक मजबूती, समाज को आर्थिक मजबूती कैसे दें, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल हमारे बीच में है, क्योंकि साहब काशीराम जी का जो मूवमेंट था वो भी यही था, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। आर्थिक स्थिति कैसे सुधार की जाए, ये एक बात थी, लेकिन साहब काशीराम जी ने जो समझा था वो मैं आपके बीच में समझाना चाहता हूं डायग्राम के माध्यम से। सम्मानित साथियों, देखिए साथियों, ये हमारे जो देश है, ये जो अन्य देश है, अन्य देशों में ये स्थिति है जो इसको आप समझ पाएंगे। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से धार्मिक व्यवस्था का निर्माण होता है। अब इसको आप समझ पाएंगे, किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से उस देश की धार्मिक व्यवस्था का निर्माण होता है। आगे समझ पाएंगे, पहले आप प्रोसेस को आप सुनिए। और धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है। अगर आप ईसाई देश के अंदर अगर आप ईसाई देश में अगर आप राजा बनना चाहते हो तो आपका ईसाई होना जरूरी है, ये आपका ये बताएगा। इसी प्रकार से अगर आप मुस्लिम कंट्री में कोई साथी अगर राजा बनना चाहता है, वहां पे पीएम सीएम बनना चाहता है, तो उसका वहां पे मुस्लिम होना जरूरी है। गैर मुस्लिम को नहीं बनाएंगे, गैर ईसाई को वो लोग नहीं बनाएंगे। तो इसलिए सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से धार्मिक व्यवस्था होती है। जैसे कहीं पे गोरे काले का भेद, तो कहीं पे आर्थिक स्थिति का भेद, उसके हिसाब से वो धर्म का निर्माण होता है। अगर इस समाज में समानता होगी तो उस देश में उसी धर्म को स्वीकृति मिलेगी जो 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 धर्म समानता को अडॉप्ट, समानता का अपना संदेश देता होगा। अगर समाज में बराबरी है तो बराबरी वाले ही धर्म को वहां पर स्वीकार किया जाएगा। अगर समाज में गैर बराबरी है तो बराबरी वाले धर्म को स्वीकार करने में दिक्कत आएगी। इसको मैं ब्रीफ कर रहा हूं। इस धार्मिक के हिसाब से आपका राजनीतिक का निर्माण होता है, व्यवस्था का। इसके हिसाब से सत्ता में आता है। जब वो सत्ता में आता है तो वो अपने हिसाब से आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है। जैसे कि सम्मानित साथियों, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग, हम एक डायग्राम और दिखाएंगे यहाँ पर आगे। जो अगला डायग्राम है वो ये है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक अलग चीज है। वहां पर ऐसे होता है निर्माण, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है। इनका सीधा गवर्न जाति व्यवस्था करती है। ये जाति व्यवस्था सीधा इसका निर्माण करेगी, सीधा इसका करेगी, सीधा इसका करेगी, सीधा आर्थिक का करेगी। ये बेसिक अंतर है भारत देश के और अन्य देशों के बीच में। वहां पर ये चीज नहीं है। तो सम्मानित साथियों, तो ये जो, लेकिन फिर भी रेलिवेंसी है एक दूसरे की। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि आर्थिक जो सवाल जो पूछा गया है हमारे साथी के द्वारा कि समाज की आर्थिक स्थिति को हम कैसे मजबूत करें, इसको आप समझ सकते हो। अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री राहत कोष बना, मुख्यमंत्री राहत कोष बना, तमाम ऐसे कोष बने और तमाम लोगों ने, हमारे साथियों ने सहयोग किया, हमारे नेता अभिनेताओं ने सहयोग किया और उसमें बहुत मोटा पैसा उधर गया।
उससे तो उन्होंने इस बीमारी से लड़ने का जो भी कुछ उनके पास प्रोग्राम थे वो चलाए, लेकिन आप जानते होंगे कि जब इस देश में समाज रोटी के लिए परेशान है, उस दौर में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग, जो मैंने सुना है, समझने में आया है, लगभग 50 लोगों का 56,000 करोड़ है, हाँ 50 लोगों का 68,000 करोड़ रुपया उनका माफ किया है। साथियों, ये माफ नहीं है, ये गिफ्ट है। माफ तो एक बहाना है। ये क्या करते हैं, पहले ये लोन देते हैं, फिर उसको माफ करते हैं, गिफ्ट नहीं करते। जब आदमी लोन लेता है तो सोचेगा भाई ये तो लोन दिया है, लोन तो कोई भी ले सकता है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, जिस समय ये देश इतनी बुरी स्थिति में चल रहा हो, लोग भूख से मर रहे हो, लोग पैदल मर रहे हो, ये देश महामारी से ग्रसित हो, आपके पास विदेश से भी पैसा आया है, उस सारे पैसे को भारत देश के लोगों के, गरीब लोगों ने जो आपको पैसा दिया है, सहयोग किया है, एमपी एमएलए तो गरीब ही माने जाएंगे ना उस हिसाब से, तो सरकार के हिसाब से तो उन लोगों ने, हमारे पूंजीपति, कुछ हमारे साथी ने, मजबूत लोगों ने करोड़ 2-2 करोड़ रुपया उनके राहत कोष में जमा किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पैसा माफ किया अपने पूंजीपति साथियों को। क्यों? क्योंकि राजनीति व्यवस्था ही आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करती है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ, आप लोग ठेली लगा लो, आप लोग कुछ भी लगा लो, आप लोग नौकरी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो मजबूती, जैसे मैंने अभी सुना है, मैंने देखा था भाइयों के माध्यम से कि 2200 करोड़ रुपया तो कल परसों हमारे इनका, ये कौन है जो पतंजलि चलाते हैं, वो रामदेव बाबा का, इनका माफ किया। तो जब ऐसी स्थिति में, जब देश परेशान हो, मर रहा हो, जब ऐसी स्थिति में ये लोग ऐसा इस पैसे को इन पूंजीपतियों के हाथों में दे सकते हैं, तो सम्मानित साथियों, आप गैस कीजिए, जब नॉर्मल स्थिति होगी तो ये कितना पैसा देते होंगे। तो ये आर्थिक स्थिति की मजबूती देश को करने की जो हाथ में होती है, इस देश को बराबर, इस पैसे को बराबर सभी लोगों में बांटने की जो पावर होती है, उस सत्ता में होती है। सत्ता का संबंध धर्म से होता है, धर्म का संबंध समाज से होता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, अगला वाला तो दिखाई दे रहा जाति वाला, इसलिए हमारे महापुरुषों ने देखा कि ये वहां पर तो डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, सीधा गवर्न जाति करती है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि हमको धर्म बदल देना चाहिए, कुछ लोगों ने सोचा धर्म में परिवर्तन करने से इन सब में परिवर्तन आ जाएगा, कुछ ने सोचा कि यहाँ पे परिवर्तन करना चाहिए, कुछ ने सोचा कि यहाँ पे परिवर्तन करो तो यहाँ पर हो जाएगा, कुछ ने सोचा कि वहां पे परिवर्तन करो तो यहाँ पे हो जाएगा। सम्मानित साथियों, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन साहब काशीराम जी ने सोचा कि परिवर्तन यहाँ पे करने की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने अपना फंडा दिया, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। आर्थिक मुक्ति हमारा उद्देश्य है, परिवर्तन हमारा ये उद्देश्य है, लेकिन इसका साधन ये है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि इसको थोड़ा हल्का रखो अभी आप लोग, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर केवल यही गवर्न नहीं करता, यहाँ पर राजा बनने का संबंध केवल इससे नहीं है, यहाँ पर सीधा इससे है। मैंने आपको बताया पहले, और देशों में ऐसे चलता है चक्र, यहाँ पे ऐसे चलता है सीधा, ये भी सीधा कर सकता है। जाति का भी निर्माण, जाति भी इसको वो कर सकती है, लेकिन हम लोग को जाति के पक्ष में नहीं करना, हमें जाति को तोड़ करके, भाईचारा बना करके, इसको सीधा टारगेट बना करके हमें यहाँ पर पहुंचना है, और यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर परिवर्तन आ जाएगा। जैसे माननीय बहन जी जब सत्ता में आई तो माननीय बहन जी ने अलग से कोटा बना करके लोगों को ठेकेदारी में भी उनको हिस्सा दिया, नौकरियों में भी हिस्सा दिया। तो इसलिए जो लोगों के और प्रोग्राम हैं कि इस प्रकार से हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, वो अपने प्रोग्राम चलाएं, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे कोई नई एडवांस कोई तरीका उनके पास में आया हो, उनको चलाएं, वो भी ठीक है। लेकिन साथियों, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सत्ता है। तभी तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा कि सत्ता के माध्यम से मैं सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति चाहता हूं। इसका मतलब आर्थिक मुक्ति जो आप पूछ रहे हैं सवाल, उसका संबंध सत्ता से है। इट वॉज सेड बाय मान्यवर साहब काशीराम जी। तो ये बात मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया। आगे हम लोग अपनी बात रखेंगे आरक्षण के लेकर के। साथियों,
1-2 मिनट में अपनी बात हम समाप्त करेंगे। साथ समय भी हमारा काफी हो चुका है और बहुत से साथी हमारे, मैं बिल्कुल समाप्त करने की तरफ जा रहा हूं कि आरक्षण को लेकर के हम अपनी बात रखते हैं। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए। अभी चल भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हालांकि इनका समाधान यहाँ से नहीं है, समाधान तो सत्ता से ही है। ये सब सत्ता का खेल है, ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं है, ये तो सत्ता का खेल है। इसलिए साथियों, आप लोग को इस बात को समझना पड़ेगा कि आरक्षण को जो लोग आर्थिक आधार पर कहना चाहते हैं, तमाम लोग इस बात को बताते हैं कि ये आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, गरीबी को समाप्त करने का प्रोग्राम नहीं है। साथियों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अमेरिका है, हमारे देश में आरक्षण जो शब्द है उसका जो मेन जो हमारा जो उसका उद्देश्य है वो है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण को यहाँ पर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे रखा गया है। बाबा साहब के द्वारा या जिन लोगों ने संविधान बनाया सहयोग से, उनके द्वारा आर्टिकल 15(4), 16(4) एटसेट्रा जितने भी संबंधित आर्टिकल्स हैं उनके अंदर आरक्षण का जो शब्द जो रखा गया है वो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कि ये किस प्रकार से आर्थिक नहीं हो सकता। अमेरिका के अंदर डाइवर्सिटी सिस्टम के नाम से इसको रखा गया था, जो हमने पीछे भी दिखाया था आपको, यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि डाइवर्सिटी सिस्टम, ये देखिए डाइवर्सिटी सिस्टम, ये अमेरिका में लिया गया, आरक्षण का ही भाग है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग वहाँ के काले लोगों से भी वहाँ को सहयोग करेंगे, रिलीफ करेंगे और काले लोगों से भी आप माल खरीदेंगे गवर्नमेंट से। इस प्रकार से जो गरीब लोग थे, काले लोग, उनसे जब माल खरीदा, ये मैं आर्थिक की बात कर रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो जब उन्होंने माल खरीदा काले लोगों से, वहाँ के राजा ने काले लोगों से माल खरीदा, तो वे लोग अमीर हो गए, थोड़े से उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हो गई। जब वो ठीक हो गई तो वहाँ के गोरे लोगों ने आंदोलन चलाया कि अब काले लोगों से आरक्षण वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति अब मजबूत हो चुकी है। तो सम्मानित साथियों, तब वहाँ के काले लोगों ने इस बात को वहाँ पे समझाया सरकार के सामने कि हमारे डाइवर्सिटी सिस्टम का आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से मजबूत होना नहीं था, बल्कि सामाजिक रूप से हम लोगों को बराबरी मिले। और जब तक इस देश में सामाजिक क्षेत्र में हमको बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक ये आरक्षण चलता रहना चाहिए। हमको केवल अब वहां पे जो गैर बराबरी थी वो गोरे और काले की थी, तो वहां पर उन्होंने कहा कि जब तक गोरे काले आपस में शादी विवाह नहीं करेंगे, वो आपस में एक साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, एक दूसरे की उसमें प्रोग्राम में आएंगे जाएंगे नहीं, सोशल स्टेटस के अंदर जब तक वो लोग उसको बराबरी का हिस्सा नहीं देंगे, तब तक ये आरक्षण चलता रहना चाहिए। इसका मतलब आर्थिक आधार पर वहां पे आरक्षण नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार से इस देश के अंदर भी ये सामाजिक आधार पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ये आरक्षण था। और सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये आरक्षण आपके हाथ से चला गया, इस देश में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत बड़ा नुकसान ओबीसी समाज का होने वाला है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, और मैं आपके बीच में इसको रखूंगा। अभी ये एक एक करके थोड़े थोड़े लोगों को किसी के खिलाफ खड़ा करके इस आरक्षण को छीनेंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों, आरक्षण को जो बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से अयोग्य लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं ऊपर, तो मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एमबीबीएस की बात आई या किसी की भी बात आई, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। एक दो पॉइंट मैं आपको केवल बताऊंगा, बाकी कभी हम लोग बड़े तरीके से आगे बताएंगे कि ये जो जैसे एमबीबीएस का मामला है, एमबीबीएस के अंदर केवल एडमिशन के समय आरक्षण की यूज किया जाता है। केवल आरक्षण का लाभ एडमिशन के लिए, एडमिशन के समय पर उसका प्रयोग होता है। लेकिन जब बच्चा एग्जाम देता है तो वो बच्चा भी उसी एग्जाम को देता है जिसको अन्य लोग देते हैं। इसका मतलब क्या, एंट्री होते समय बेशक उसके नंबर कम थे जब उसका एडमिशन हुआ, लेकिन जब वो एमबीबीएस को पास करके बाहर निकला तो उसने भी बराबर अंक प्राप्त करे औरों के बराबर। इसका मतलब अगर उसने प्रवेश थोड़ा कमजोर भी किया है, लेकिन जब वो बाहर निकला है तो वो कंप्लीट होकर के बराबर होकर के निकला है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उससे भी ऊपर और प्लस करके आपको साथियों मिलेगा। जैसे कोविड-19
ये जो अभी चल रहा है, जो देश जो महामारी से ग्रसित है, तो इसके अंदर सम्मानित साथियों सरकारी जो डॉक्टर हैं वो सबसे ज्यादा इस देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर डॉक्टरी लाइन की हम लोग बात करें तो सम्मानित साथियों जो प्राइवेट जो लोग हैं, हमारे जो अन्य जो लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो अपने अस्पताल खोल लेते हैं प्राइवेट, लेकिन ज्यादातर जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो हमारे समाज के SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, वे ज्यादातर सरकारी नौकरी करते हैं। और आज आपने देखा होगा कि सरकारी डॉक्टर ही सबसे ज्यादा इस कोविड-19 की महामारी से इस देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। तो ये साथियों हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। और साथियों एक हमारा अगला है निजीकरण। ऐसा निजीकरण अगला जो पॉइंट है हमारा वो निजीकरण। इसको मैं एक लाइन में केवल इतना समझाना चाहता हूं कि अगर इस देश में निजीकरण हो गया तो इस देश की बर्बादी निश्चित है। और इसमें केवल SC ST OBC नहीं, इस देश में जनरल कास्ट के हमारे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी इससे ग्रसित होंगे। ये देश पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। जैसा कि एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे भाई बहुत प्रकाश जी ने हमारे सामने रखा था। जैसे कि आप लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, टीवी है, कोई भी चीज है। ये पेन है, मान लीजिए ये पेन 70 रुपए का बनता है। इसको आप समझते हैं, अगर ये पेन 70 रुपए का बनता है और ये बिकता है 150 रुपए का, ये पेन 70 रुपए का बनता है और बिकता है ये पेन 150 रुपए का, तो इसमें 80 रुपए का बेनिफिट हुआ। अगर इस पेन को कोई गवर्नमेंट बनाती है, हमारी एग्जाम्पल मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मैं आपके बीच में एग्जाम्पल रख रहा हूं कि अगर इस पेन पे 80 रुपए का बेनिफिट होता है, किसी भी चीज पर 80 रुपए का बेनिफिट होता है, तो वो अगर गवर्नमेंट इस चीज को बनाती है तो ये 80 रुपए गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। ये 80 रुपए इस कंपनी जो सरकारी कंपनी है, जो 80 रुपए जो बेनिफिट जो कमा रही है, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। और जब गवर्नमेंट के खाते में जाएगा तो पब्लिक वेलफेयर के वो काम आएगा। लेकिन अगर तुम इसी कंपनी को, टायर बनाने वाली इसी कंपनी को अगर आप प्राइवेट कर देते हैं तो 80 रुपए का बेनिफिट किसी एक निजी आदमी के हाथ में चला जाएगा। तो जब निजी आदमी के हाथ में पैसा चला जाएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाएगा। जैसे रेलवे है आपकी, मेडिकल लाइन है आपकी, बहुत मतलब एजुकेशन लाइन है आपकी, और जो आपके एयरपोर्ट्स हैं, ऐसे तमाम बिजली विभाग हैं, बहुत से ऐसे हमारे विभाग हैं। अगर ये धीरे धीरे प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो इससे जो बेनिफिट जो मिलता था, तो उससे जो पब्लिक वेलफेयर जो हमारे देश के जो होता था वो सब खत्म हो जाएगा। कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ के मुट्ठी में ये पूरा देश बंध जाएगा, क्योंकि पैसा उनके हाथ में चला जाएगा। तो ये इस देश को बर्बाद होने की कगार पर पहुंचाना चाहते हैं, पहुंच चुका है। इस देश को बचाना है तो आपको बहन जी को अपना नेता स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये साथी मैंने छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपके बीच में अपनी बातें ये रखी हैं। बाकी बातें कोई सवाल अगर किसी का आगे भी आएगा हम उसको नोट डाउन करेंगे और हम आगे। साथियों एक सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या भारतीय संविधान, हम सारे समाप्त कर देते हैं, एक इसके बाद एक और बचा है, आगे फिर इस बात को और बताएंगे कि क्या भारतीय संविधान विदेशी संविधानों की नकल है। साथियों बिल्कुल भी नहीं है। हम कैसे माने, क्यों कहते हैं वे लोग, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आर्टिकल्स विदेशों में हैं वही आर्टिकल्स हमारे भारत देश के संविधान में भी है। लेकिन सम्मानित साथियों ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पोर्ट के अधिकार की बात करें, पार्लियामेंट की हम बात करें, तो साथियों हम कहते हैं कि ये पार्लियामेंट या बोर्ड का अधिकार, ये सब जो चीजें हैं हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। नहीं, इंग्लैंड से लेकर के नहीं आए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमारे बोर्ड का अधिकार था। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तो उसने अपनी पूरी प्रजा को बुला करके, अपने महल पे बुला करके सब लोगों से हाथ उठवा करके ये पूछते थे कि मैं इस नियम को लागू करना चाहता हूं, आप बताइए इसके लिए आप सहमत हो? तो जितने लोग सहमत हो उतने लोग हाथ उठाओ, जो सहमत नहीं है वो बिल्कुल भी हाथ मत उठाओ। तो ये वोट देने का एक स्टाइल था, वोट देने का एक तरीका था। तो वोट देने का कॉन्सेप्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत देश में था।
पार्लियामेंट जो संसद है वो जब हमारा देश 16 गणराज्यों में जब बटा हुआ था, जब बुद्ध पैदा हुए थे, उस समय भी देश में पार्लियामेंट था। अगर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, वेलफेयर स्टेट की बात करें, तो ये चाणक्य नीति के अंदर ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि राजा की ड्यूटी लोगों से कर लेने के बाद केवल इतनी नहीं है कि वो मौज मस्ती और अय्यासी करे, 1,000 रानियां रखें, उसकी जगह पर उसकी ड्यूटी ये बनती है कि उसी में से पैसे बचा करके पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो काम करे, वो पुल बनवाए, सड़क बनवाए। इस प्रकार की जो नीति है ये हमारी चाणक्य नीति में भी लिखी हुई है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं कि हमारे देश से विदेश में गए हैं, ना कि विदेश से हम लोग इनको लेकर के आए हैं। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जी साथियों, तो और कोई सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। अब सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आखिर में हमको करना क्या है सम्मानित साथियों, आखिर में हम लोगों को क्या करना है, ये निष्कर्ष है, इसको हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। हमारे बहुत से साथी सोचते होंगे कि हमारा ये मूवमेंट फंस गया है। तो साथियों, जो लोग सोचते हैं कि हम मूवमेंट फंस गया है, मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा, बहुत से साथी सोचते होंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो साथियों, कुछ सादृश्य बनाए उसके हमने हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, हमको समझना है। जैसे ये हमारा मूवमेंट है, हमें काम कैसे करना है, ये हमारा मूवमेंट है, ये अलग अलग है, यहाँ पे एक साथ है। ये हमारा मूवमेंट चल रहा था, ये थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, कुछ लोगों की वजह से कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो ये यहाँ से ऐसे गिर रहा है। हम लोग ये तो सोच रहे हैं कि मूवमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है, अब वो बात नहीं रही है मूवमेंट में, तो धीरे धीरे हमारा मूवमेंट गिर रहा है। तो साथियों, हमें इसको, जैसे हमारा बढ़ई भाई होता है, कारपेंटर होता है, वो लकड़ी को जोड़ता है इस प्रकार से एक साथ करने के लिए। सरिया को ऐसे जोड़ा जाता है, लेकिन लकड़ी को ऐसे जोड़ा जाता है। तो वो जोड़ रहा है, जितना गिर रहा है मूवमेंट, उतना हम लोग को उतना इसके ऊपर चढ़ाना है। जैसे ये थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा उसको चढ़ाएंगे साथियों। तो अगर कुछ लोग हमारी बीएसपी को, हमारे आंदोलन को छोड़ करके दूसरों के आंदोलन, दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो जा रहे हैं, तो हम लोग उतने ही लोग उसमें बहुजन समाज पार्टी में जोड़ते हुए चले जाएंगे बाहर से। ये हमारा प्रोग्राम है कि जैसे जैसे ये लोग कम करेंगे, जो इनका प्रोग्राम है कि ये बीएसपी में से ये कम करेंगे, तो हम बाहर से उतना बीएसपी के लिए नौजवानों को तैयार करके इसके ऊपर चढ़ाते हुए चले जाएंगे, जिससे कि हमारे मूवमेंट में कोई भी दिक्कत ना आए। ये हमारा एक प्रोग्राम है। तो साथियों, ये हमने आपके बीच में अपनी बात रखी है। तो ये एक छोटी सी बात हम बता करके अपनी बात को समाप्त करेंगे कि हमको जीतना कैसे होता है। आज जो हमारा मूवमेंट है उसको हमें कैसे जीतना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मूवमेंट तो हमारा फंस गया है, हम कैसे लेके जाएं इसको। तो उसके लिए मैंने आपको अपने मनोबल को कैसे बढ़ाना है, जिससे मैं भी जीता हूं। इसी मनोबल से मैं जीत करके यहाँ तक अभी तक जिंदा हूं। तो साथियों, एक शायद वो फ्रांस देश है जहां पर नेपोलियन एक राजा का सैनिक था। इसको आपको समझना है कि हमको समस्या, जैसे हम सोचते हैं कि यार हम तो, हमारा मूवमेंट तो समस्या में फंस गया, तो इसको हम लोग कैसे बचाएं, हम लोग इसके बारे में अपनी बात हम लोग रख रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। नेपोलियन नाम का एक राजा, एक सेनापति था। वो एक राजा के पास में वो सेनापति था। उसके दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि पहाड़ के उस तरफ जाकर के, पहाड़ है कि पहाड़, ये जैसे पहाड़ है, दो राज्य थे, एक की तरफ नेपोलियन सेनापति था, एक पहाड़ के उस तरफ, दूसरी तरफ एक दूसरी रियासत थी। तो नेपोलियन के दिमाग में, हमको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमको जीतना कैसे है, समस्या से हमको जीतना कैसे है, अगर हम संकट में फंस गए तो हमको जीतना कैसे है, ये इस घटना के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो नेपोलियन के दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि पहाड़ के उस तरफ जाकर के मुझे युद्ध करना है और उस राजा को जीत करके अपनी रियासत में मिलाना है। उसने अपने राजा से बात करी,
उसने राजा से बात करी कि राजा साहब आप जो है मुझे अनुमति दें, एक सेना की टुकड़ी दें और मैं उसको लेकर के पहाड़ के उस तरफ जाकर के मैं युद्ध करना चाहता हूं। राजा ने कहा कि भाई पहाड़ तो बहुत बड़ा है, इससे कोई पार नहीं कर पाया, लेकिन जद्दोजहद के बाद में उसको एक सेना की टुकड़ी दे दी गई। उसको लेकर के वो चलने लगा। चलते चलते उस जब वो पहाड़ की तरफ जब वो चल रहा था तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिली। उस औरत ने पूछा कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस सेनापति ने कहा, नेपोलियन ने कहा कि मैं पहाड़ को पार करके उधर जाऊंगा और वहां युद्ध करके आऊंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटा ये पहाड़ तो बहुत बड़ा है, इसे कोई आज तक पार नहीं कर पाया है, हमको जीतना कैसे है? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ मनोबल कैसे बढ़ाना है। ये पहाड़ तो बहुत बड़ा है, इसको कोई जीत नहीं पाया है। तो सम्मानित साथियों, उसने कहा नेपोलियन ने कि अब मैं पक्का इसको जीत करके आऊंगा, मैं पहाड़ को पक्का पार करूंगा। साथियों चलते चलते वो पहाड़ के पास पहुंच गए। उसी पहाड़ के पास पहुंच गए। ये साथियों आपकी पूरी जीवन में आपके काम आने वाली ये कहानी है, सच्ची घटना है। जब वो पहाड़ के पास पहुंचे तो सेना ने कहा कि सेनापति जी हमें ऐसे लगता है कि जैसे यही वो पहाड़ है, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, लगता है यही पहाड़ वो सामने हमारे आ गया है। तो सेनापति को समझ में आ गया नेपोलियन को, इसका मतलब इस सेना ने कभी इस पहाड़ को नहीं देखा है। तो सम्मानित साथियों वो समझ गया। तब उसने कहा कि भाई ये वो पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ तो इससे 10 गुना बड़ा है। इस पहाड़ को पहले आप पार तो करो और उसके बाद जब अगले पहाड़ पे, हम बड़े वाले पहाड़ पे पहुंचेंगे, अगर वहां पर पहुंचने पे आपको लगता है कि भाई हम इसको पार नहीं कर पाएंगे तो हम वापिस आ जाएंगे। तो तब सेना ने कहा अच्छा ये वो पहाड़ नहीं है तो चलो हम चढ़ते हैं। सम्मानित साथियों वो उस पहाड़ पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद वो अगली तरफ उतर गए। और उतरने के बाद जब वो मैदान में चलने लगे तो सेना ने कहा कि सेनापति जी हमको चलते चलते बहुत देर हो गई है, वो पहाड़ कहाँ है जिसको हमें बहुत बड़ा जो पहाड़ आपने बताया था वो पहाड़ कहाँ है? वो तो सामने दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर भी, आगे केवल मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा है। तो सम्मानित साथियों जब वो पार कर गए तो तब ये जिस प्रकार से आपको दिखाया गया, जब वो पार कर गए नेपोलियन उसके पीछे सेना है, तो सेना ने पूछा कि वो पहाड़ कहाँ है? तो तब उस सेनापति ने कहा, नेपोलियन ने कहा कि दोस्तों वो पहाड़ तो पीछे रह गया, वही वो पहाड़ था जिसको हम पार करके आ गए हैं। मेरा मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि पहाड़ वो होता है जिसको तुम अपने दिमाग में पहाड़ मान लेते हो, वो चीज पहाड़ नहीं होती जिसको तुम दिमाग में पहाड़ नहीं मानते। जिसको तुम बड़ी प्रॉब्लम मान रहे हो साथियों ये छोटी प्रॉब्लम है। आपको समझना पड़ेगा हमारे बुजुर्गों ने इस मूवमेंट को वहां से खींच करके लाए हैं जब उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे, तब इस मूवमेंट को उठा करके यहाँ तक लाए हैं। आज तो ये सोशल मीडिया का जमाना है जिसके माध्यम से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आगे भी आप लोग उसको सुनते रहेंगे। तो हम लोग इस मूवमेंट को कैसे पीछे जाने दें? असली औलाद वो नहीं होती जो परिवार में थोड़ी सी कमजोरी आ जाने की वजह से परिवार को छोड़ के चली जाए, वो असली औलाद नहीं होती। असली सपूत वो होता है कि अगर परिवार में कमजोरी आ गई है तो उस पे वहीं पर रुक करके पूरे परिवार को संभालने के लिए काम किया जाए, वो असली सपूत कहलाते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग, हम मानते हैं कि बड़ी समस्या हमारे सामने आगे इस मूवमेंट को कैसे चलाएंगे, लेकिन आप इस बात को भी समझें कि पीछे के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे महापुरुष हैं, जब वो इस मूवमेंट को यहाँ तक ला सकते हैं तो हमें इस मूवमेंट को ना केवल आगे बढ़ाना है बल्कि मंजिल तक पहुँचाना है, ना पीछे जाने देना है बल्कि मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को इसको काम करना होगा। तो सम्मानित साथियों हम लोगों को मनोबल को हाई रखना है। मनोबल सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारे बुजुर्ग इस मूवमेंट को यहाँ तक ला सकते हैं तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, इसी बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे, बहन जी के लिए काम करेंगे। ये हमारी एक अच्छी नेता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये आप भीम आर्मी से क्यों नहीं जुड़े? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे किसी साथी ने लाइव पूछा है, मैं समर्थन करता हूं। साथियों आपको शायद जानकारी हो, मेरी एक YouTube पर हमारा एक जो है एक छोटा सा स्पीच भी है। एक समय था जब मैं भीम आर्मी के मंच पे स्पीच देने के लिए गया था। ये बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे होंगे,
हमारे साथी ने पूछा है कि भाई आप भीम आर्मी में आप भीम आर्मी में, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भीम आर्मी में नहीं हैं, इसलिए उन्होंने सवाल पूछा है। बहुत से लोग जानते हैं कि हम मंच पे गए थे भीम आर्मी के। तो साथियों ये बात मैं आपको बताता हुआ चलूं, जब हमारे चंद्रशेखर भाई साहब जी जब जेल में थे तो तब मैं उनसे मिलने के लिए गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हूँ। तो तब मैंने कहा भाई हमको बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में इस यूथ को तैयार करना है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारी अभी मेरी सजा बढ़ने के चांस हैं, आप जाके तैयार करो इन नौजवान साथियों को। तो तब मैं भीम आर्मी के मंच पे गया था। तो सम्मानित साथियों, उसके बाद जब भाई साहब हमारे चंद्रशेखर भाई हमारे जब बाहर आए जेल से, तो उन्होंने बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन के पक्ष में हूँ, ये नहीं कहा कि मैं बहन जी के पक्ष में हूँ, ये कहा कि मैं गठबंधन के पक्ष में हूँ। और साथियों उस समय तक गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। वो बात गलत लगी मुझे उनकी, कि उनको ये कहना चाहिए था कि मैं बहन जी के पक्ष में हूँ, चाहे वो गठबंधन करें चाहे ना करें। तो मैं वही समझ गया था कि मामला कोई दूसरा है इनका। उसके बाद जब गठबंधन हो गया तो भाई साहब ये कहने लगे कि मैं उसके साथ हूँ जो बीजेपी को हराएगा। इसका मतलब ये भी नहीं कहा कि मैं गठबंधन के साथ हूँ। जब गठबंधन नहीं हुआ था तब कह रहे मैं गठबंधन के साथ हूँ, जब गठबंधन हो गया तो कह रहे कि मैं बीजेपी को हराने वाले के साथ हूँ। इसका मतलब गठबंधन के साथ नहीं हूँ। तो साथियों उनका इशारा कहीं दूसरी तरफ था, जो बाद में लोगों को दिखाई भी दिया, जिसके फोटो भी वायरल हुए। तो साथियों ये एक नई बात सामने आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा। उसको लेकर के मैं लोगों के बीच में वाराणसी की BHU जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है उसमें जाकर के मैं बैठा था, वहाँ से मैंने बातचीत करी। तो साथियों वहाँ पर जो भी कुछ बात है हमारी वो उसको हम बाद में कभी हम लोग बताएंगे आपके बीच में। तो सम्मानित साथियों, मेरा भीम आर्मी से ना जुड़ने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि मैं पहले विश्वास करता था, तब मैं उसके मंच पे गया था। फिर बाद में मुझे लगा कि ये तो बहन जी के विरोध का मामला है, ये तो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलने वाला मामला है, तो मैं उससे बाहर आ गया। ये बात मैंने साथियों आपके बीच में रखी। हमारे किसी साथी ने सवाल पूछा है ईवीएम के बारे में भी कुछ बताएं, ये बात बिल्कुल जायज है। साथियों ईवीएम में घोटाला है, ये बात को डिनाई नहीं कर सकता। खुद बहन जी ने भी कहा है कि भाई ईवीएम में घोटाला हुआ है, बहन जी ने खुद कहा है। लेकिन मात्र ईवीएम में घोटाला है इसलिए अगर हम लोग घर बैठ जाएं तो ये भी उचित नहीं है। उसमें भी एक सीमा है और ये प्रकृति का नियम है, कोई चीज जब जाती है तो बढ़ के जाती है। बहुत से हमारे साथी लोग पूछते हैं कि भाई अगर हाथी का बटन दबाने से वोट कमल में चला जाएगा तो फिर आप हमसे क्यों बोलते हो कि आप हाथी का बटन दबाएंगे ईवीएम में? पहले आप ईवीएम को ठीक करो। तो सम्मानित साथियों ईवीएम का प्रोसेस भी चल रहा है। जैसे सबसे पहले बैलेट पेपर सब लोग वो क्या बोलते हैं उसको, वो आने लगे हैं, जो पर्ची दिखती है वो भी आने लगे हैं सम्मानित साथियों। तो अमेंडमेंट्स चल रहे हैं, इस पे काम जारी है, लेकिन केवल इसी चक्कर में घर बैठना भी उचित नहीं है। लेकिन इस बात से एक बात का प्रमाण बहुत अच्छा मिलता है कि ईवीएम में घोटाला है। ये बात इस बात को प्रमाणित करता है कि इसका मतलब विरोधियों के पास वोट बैंक नहीं है। ईवीएम में घोटाला इसलिए किया गया है कि विरोधियों के पास वोट बैंक नहीं है। और विरोधी के पास वोट बैंक क्यों नहीं है? क्योंकि विरोधियों की विचारधारा में दम नहीं है, उनके मूवमेंट में दम नहीं है। वो फूट डालने का काम कर रहे हैं देश के अंदर, तो उनके साथ लोग नहीं है, तभी तो ईवीएम में घोटाला किया। अगर उनके पास उनकी विचारधारा में दम नहीं है तो आपकी विचारधारा में दम है, और अगर आपकी विचारधारा में दम है तो यही विचारधारा एक दिन इस ईवीएम को भी समाप्त कर देगी। आपके मूवमेंट में दम रहना चाहिए। अगर उनके मूवमेंट में दम होता तो उनके पास वोट बैंक होता, और उनके पास वोट बैंक होता तो उनको ईवीएम में घोटाला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब ईवीएम में घोटाला होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उनकी विचारधारा में दम नहीं है और आपकी विचारधारा में दम है। जब आपकी विचारधारा में दम होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो एक दिन ये ईवीएम को भी उखाड़ करके ये विचारधारा
फेंक देगी। ये दुनिया में एग्जाम्पल रहा है और इसीलिए दुनिया के लोगों ने कहा है कि आइडिया रूल द सोसाइटी, नेवर इंडिविजुअल रूल द सोसाइटी। विचार शासन करता है, कभी आदमी शासन नहीं करता। तो इसलिए ईवीएम को लेकर के हमें केवल शांत बने रहना। वे लोग चाहते हैं कि ईवीएम को लेकर के आप लोग अपना मनोबल तोड़ के शांत बैठ जाएं, जिससे कि आगे जाके तुम राजनीति करना भूल जाओ। हमें ईवीएम के मुद्दे को भी लेकर के हमें बातें अपनी साथ रखनी है, साथ में अपनी राजनीति को, अपने मूवमेंट को और अपने कैरियर को भी, इनको भी साथ में हमको रखना पड़ेगा। तो ईवीएम को लेकर के हमने अपनी बात ये कही। वावन मेश्राम जी को लेकर क्या विचार है? साथियों, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, जिसका चुनाव चिन्ह चारपाई है। तो उनको विचार को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? वो तो उनकी अपनी अलग पार्टी है, अलग उनका मूवमेंट है, अलग वो नेता हैं। और आपको मालूम है कि मैं तो बहन जी का फॉलोवर हूँ और मैंने बहन जी को, हम लोगों को इसलिए नहीं कि भाई हमें कोई उनसे बुरे वो है, अगर उनकी पार्टी अलग है तो हम उनका साथ कैसे दे सकते हैं? उनको बहुजन समाज पार्टी में आकर के काम करना चाहिए। अगर एंट्री नहीं भी करती हैं बहन जी, बहुत से लोग कहते हैं कि एंट्री नहीं हो सकती, तो भाई एंट्री तो मेरी भी नहीं हुई है, एंट्री में तो मैं भी नहीं हूँ पार्टी में इस समय। लेकिन मैं क्यों काम कर रहा हूँ? क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने, हमारे महापुरुषों ने, बहन जी ने बड़ी मुश्किल से इस मूवमेंट को खड़ा किया है। इसमें फूट पड़ जाए ये गवारा हमको नहीं है। तो उनको लेकर के मेरा विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी पार्टी अलग है और उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। वो जो भी कुछ बोलते हैं उनको अपना उनका वो तरीका है। तो साथियों, आगे मेरी बात ये कुछ सवाल आया है, बहुजन समाज के बिखराव को कैसे रोका जाए? ये साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों, एक ही तरीका है, केवल विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ना। हमें ओबीसी समाज में जाकर के समझाना पड़ेगा, गैर चमार बिरादरियों में जाकर के हम लोग को समझाना पड़ेगा कि ये मूवमेंट किसी जाति विशेष का मूवमेंट नहीं है। ये सभी महापुरुष इसमें, सभी बिरादरी के महापुरुष इसमें आए हैं, इंक्लूड रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने मूवमेंट चलाया तो इस बिरादरी ने साथ नहीं दिया, जब इन्होंने मूवमेंट चलाया तो उन्होंने साथ नहीं दिया। तो सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के हमको इस मूवमेंट को चलाना है। ये बात हमको लोगों को समझानी पड़ेगी। जो बातें आप लोग देख सकते हैं, तमाम बिरादरी के लोग हमारी इस बहुजन विचारधारा के साथ थे। आप लोग, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज जो आपने सवाल पूछा कि कैसे इसको बिखराव को रोका जाए, केवल एक ही रास्ता है, वो है कैडर कैंप। हम आप देखिए बीजेपी सत्ता में क्यों आई? ईवीएम तो फैक्टर है ही है, साथ में दूसरा फैक्टर एक ये भी है कि उनका जो है कैडर कैंप चालू रहे, समाज को तोड़ने के कैडर कैंप उनके चालू रहे और समाज को जोड़ने के जो कैडर कैंप मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमको दिए थे वो हमारे बंद हो गए। तो उनका काम जारी रहा, हमारा काम बंद हो गया, इसलिए इस समाज में फिर बिखराव हो गया। इसको जोड़ने का केवल एक ही तरीका है, एक विचार पे लाने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हमारे कैडर कैंप फिर से रीस्टार्ट होने चाहिए। और वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के आधार पर आप उसको चालू करेंगे, हम उनको चालू करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपने पूछा है कि बिखराव को कैसे रोका जाए, इसका एक रास्ता है कि हम लोग कैडर कैंप चालू करने चाहिए। बीएसपी की 5वीं बार सरकार कैसे बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी पे तो हम लोग बात कर रहे हैं। साथियों, हम लोग जो बीएसपी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनका काम करने दो, उनको उनका काम करने दो। लेकिन जो साथी बीएसपी से किसी वजह से रुष्ट होकर के बैठ गए हैं, कुछ क्षेत्रीय नेताओं की वजह से या कोई किसी और प्रॉब्लम की वजह से, कि उनका मनोबल टूट गया है या उनको लग गया है कि भाई अब तो कुछ होने वाला नहीं है, तो साथियों मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। अगर इस मूवमेंट में कुछ नहीं होता, इस मूवमेंट से कुछ नहीं मिलता, तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ जो अभी भी इसी पार्टी के लिए मैं अपना समय खर्च करता। मुझको पता है जब जीरो से उठा करके सरकार बन सकती है, तो आज तो साथियों मैं समझाता हूँ सभी लोगों को, एक साइंटिस्ट जिसने ये बिजली बनाई उसने कभी बिजली को नहीं देखा, जिसने कभी टेलीफोन बनाया उसने टेलीफोन को नहीं देखा, जिसने कंप्यूटर बनाया कभी कंप्यूटर को नहीं देखा, जिसने जो चीज बनाई उसने वो चीज पहले नहीं देखी। तो जिसने जो चीज पहले कभी देखी नहीं है
वो चीज उसने बना के दिखा दी। तो सम्मानित साथियों, हमने तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार और एमपी एमएलए बनते बिगड़ते देखे हैं। तो जो चीज जिन्होंने देखी नहीं वो चीज करके दिखा दी, और जो चीज हमने देखी है अगर हम उसको भी ना कर पाए तो हमारे लिए योग्यता हम फिर कोई योग्य साथी नहीं माने जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हमको जो साथी बीएसपी में नहीं है वो भी बीएसपी के लिए काम करें। मैं आपके सामने उदाहरण हूं। बहुत से साथी इस बात को कहते हैं कि भाई आपको तो जो है बहुत सब कुछ था, आप बिल्कुल अब क्यों काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपके सामने उदाहरण हूं कि जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मुझको बड़ा झटका लगा है। बहुत से हमारे पुराने साथी बोलते हैं, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैंने जाके उनको समझाया कि बाबूजी झटका तो मुझे भी लगा है, मुझसे बड़ा झटका तो किसी को लगा ही नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल कोऑर्डिनेटर का आशीर्वाद था बहन जी का। आज मैं पार्टी में भी नहीं हूँ, पार्टी के बाहर हूँ। तो जब मैं उस झटके को झेल करके इस मूवमेंट में काम कर सकता हूँ, तो आप छोटे से झटके को झेल करके इस मूवमेंट में काम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज हमारा लाइव आने का केवल बेसिक जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारा भी काम चलता रहे। हमें किसी जाति विशेष के, धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बोलना है। यही बात हमें अब हमारे महापुरुषों ने समझाई है कि हमें किसी जाति विशेष के, धर्म विशेष के खिलाफ ना बोल करके अपनी बात रखनी है। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें अपनी बात को समाज के बीच में पेश करना है। और भी सवाल हमारे बीच में आते रहेंगे, हम इसी प्रकार से लाइव आते रहेंगे। ज्यादा लंबा हो गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। आगे हम लोग छोटे छोटे एक एक दो पॉइंट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, लॉकडाउन रहेगा, या जब तक मीटिंग ना होने की स्थिति में हम लोग रहेंगे, हमें मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। जब तक गवर्नमेंट परमिट नहीं कर देती है, हमको लिबर्टी नहीं मिल जाती है, तब तक आप लोग छोटे छोटे इन बिंदुओं को लेकर के अपनी अपनी बात रख करके लाइव के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते रहें। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि ये मूवमेंट की गति रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर लाइव आए हैं। कोई सवाल आपका रह गया हो उसके लिए हम लोग फिर से कभी आपके बीच में आएंगे। जो सवाल लोगों के दो चार के हमने अभी जवाब दिए हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी को हमें 5वीं बार सरकार में लाना है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हम कमजोर पड़ गए तो देश के अन्य राज्यों में फिर हम ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हम मजबूत हो गए तो हम लोग अन्य राज्यों में भी अपने मूवमेंट को मजबूती दे सकते हैं। इसलिए साथियों, ये हमारा उद्देश्य है कि घर बैठने से कोई फायदा नहीं है, हमको इस मूवमेंट को गति देते रहना चाहिए। बाकी और भी बहुत से सवाल हैं और भी उनके जवाब देते रहेंगे, और भी बहुत से पॉइंट हैं आपके बीच हम लोग रखते रहेंगे। आप सभी साथियों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, समय मैंने आपका लिया, आप लोगों ने मुझे समय दिया, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही आप लोग काम करेंगे। सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में आपस में भाईचारा बना करके बहुजन समाज पार्टी को, आदरणीय बहन जी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय बसपा। धन्यवाद।